हेलो दोस्तों, हम देखते हैं लोग बात करने लग जाते हैं। क्या मैंने सही सुना? अभी उन्होंने उनको लीडर कहा था ना? क्या कहा? जिस छोटे बच्चे को हमने देखा था, क्या वो वही क्वीन ऑफ डेथ है? जिसके जवाब में दूसरा बंदा कहता है हाँ, कहते हैं वो सिर्फ उसका 4 साल का फॉर्म है। सुना है उसने टेनेब्रियम केव के मीडियम और छोटे मैजिक स्टोन को बिल्कुल अकेले ही कैप्चर कर लिया था। जो सुनकर दूसरा वाला आदमी कहता है हे भगवान, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मैंने तो ये भी सुना है वो वेस्टो नाम वाला आदमी भी उसके इशारों पर चलता है। क्या तुमने उस बारे में सुना? कल किसी ने क्वीन ऑफ डेथ को सड़कों पे रोते हुए देखा था। कभी तो वो बेचारी सी बच्ची बनने का नाटक करती है और दूसरे ही टाइम खतरनाक हेलुसिनेशन मैजिक से लोगों को धमकाती है। जिसके जवाब में दूसरा आदमी डर कर बोलता है हे भगवान, ये कैसी डरावनी हॉबी है। और वो टेसेटन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारे ताकतवर लोग पागल क्यों होते हैं? उसकी ताकत देखकर ऐसा लगता है वो शायद उस मैजिक स्टोन को भी हासिल कर सकता है ना? इस रफ्तार से तो एगावर्ड आसानी से टॉप 10 रैंक पे पहुंच जाएगा। जो सुनकर कार्ल भड़कते हुए चिल्लाकर उन लोगों से कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करो, समझे? और कार्ल को इतने गुस्से में देखकर सारे मर्सेनरीज डर जाते हैं। फिर कार्ल सोचने लगा लानत है उन होली नाइट्स पर। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने जो पैसे उन्हें दिए थे वो काफी नहीं था? और वो बेस्टो यहाँ पर क्यों है? और वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग आसानी से टॉप 10 रैंक पर पहुँच जाएंगे। दरअसल कार्ल का टीम डेथ हाउंड यानी कैनिक्स मार्टिफर अभी के टाइम पर रैंक नंबर 12 पर है। तभी कार्ल कहता है नेक्रोमेंसी किंग, वो चीज मेरी जगह छीनने की जरूरत कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, अभी उस मैजिक स्टोन को हमारा डेथ हाउंड ही जीतेगा। कार्ल की ये बात सुनकर उसके टीम मेंबर्स डरते हुए इसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर हम मैरियाने को देखते हैं जो रोलो रेंजो के बारे में सोच कर पैनिक करे जा रही थी। तभी उसे इस हालत में देखकर कोई उसे पूछता है माय लेडी, क्या आप ठीक है? जो अचानक से सुनकर मैरियाने तो बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है माफ कीजिए, हम सब अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? जिसके जवाब में ग्रैंडपा नॉर्डिस कहते हैं मैंने पूछा था क्या इंपीरियल फैमिली से कोई खबर आई है? जो सुनकर मैरियाने कहती है मेरे असिस्टेंट ने उन्हें एक इमरजेंसी रिपोर्ट भेजा था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं लगता है उनका जवाब आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिर हम टाई को देखते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन तभी टाई मैरियाने के लिए कंसर्न करते हुए कहती है मैजिस्ट्रेट, आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप बहुत टेंशन में हैं। क्या समंदर में कोई है जो आपके करीब है? आपकी नजरें बार बार ओशन की तरफ जा रही है। टाई की बात सुनकर मैरियाने बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर वो पैनिक करते हुए उससे कहती है दरअसल वो मैं। लेकिन फिर मैरियाने सोचती है जो दिल इतनी देर से इस सोच को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, अब वो दिल टूटने लगा है। बिल्कुल उस दिन की तरह जब मेरे पति की लाश भी मेरे पास पूरी वापस नहीं आई थी। मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूँ। सब ठीक होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे। रॉल और एंजो जरूर कहीं सेफ जगह पर छुपे हुए होंगे। मुझे डर है कहीं इस सोच को जुटलाने के बाद आखिर में मुझे रॉल और एंजो की लाशें ही न देखनी पड़ जाए। फिर वो ये सब सोचकर अपना सिर पकड़ लेती है। मैरियाने को ऐसा देखकर असिस्टेंट भी उसके लिए फिक्र करने लग जाता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर हम टाई को देखते हैं जो सबको कह रही थी हमें उन्हें बचाना होगा। जिसके जवाब में वेल उससे कहता है तुम किसको बचाने की बात कर रही हो? हम तो अभी यहाँ से निकलने ही वाले थे। मैं बस उस कार्ल या जो भी हरामी था उसे देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। तुम चाहती हो हम इस तूफान में बोट लेकर समुद्र के बीच चले, या शायद तुम सच में हमें बॉन्ड फ्रेंड बनाना चाहती हो? जिसके जवाब में टाई उसे मना करते हुए कहती है नहीं, वो बात नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। उसके बाद बेस्टो भी वेल से एग्री करते हुए कहता है टाई, मुझे भी इस बार इस मैजिक स्टोन सर्च करने पर शक है। तभी वेल कहता है इस तूफान से जिंदा लौट आना ही एक चमत्कार होगा। तभी ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहते हैं चाहे हम आसपास के मर्सिनरीज को वोट देने के लिए मना भी ले, हमें नहीं पता उस मैजिक स्टोन के अंदर क्या खतरा छुपा है। रात होने से पहले जब रिफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता ये है कि सारे सिटीजन्स को जल्द से जल्द इस एरिया से निकाल दिया जाए। जिसके जवाब में टाई कहती है तो फिर मैजिक स्टोन जीतने की जरूरत ही नहीं। और ये बात सुनकर बेस्टो, वेल और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स हैरान हो जाते हैं। और वेल कहता है क्या कह रही हो तुम? ये अभी तुम ही तो कह रही थी कि उन्हें बचाने चलते हैं। जिसके जवाब में टाई कहती है मेरा मतलब उस माना स्टोन को हासिल करने से नहीं है, यानी कि हम लोग लड़ेंगे ही नहीं। हम बस वहाँ जाकर मैजिस्ट्रेट के बेटों को जल्दी से जाकर बचाकर वापस आ जाएंगे। फिर सिटी से निकलने के लिए उन्हें मनाएंगे। फिर बेस्टो कहता है तो ऐसी बात है, मुझे लगता है इतना तो हम कर ही सकते हैं। बेस्टो को अपने बातों से ऐसे मुकरता देख वेल चिल्ला कर कहता है क्या तुम्हें जो
कहा जाएगा तुम वो कर लोगे। अगर बस वो चीज तुम्हारे दायरे में हो तो थोड़ा संभाल कर सोचा करो, समझे। तभी टाई उसे समझा कर कहती है, लेकिन भैया टाई की बात जरा सुनिए तो सही। हम अभी अभी मर्सिनरी ग्रुप बने हैं, ना हम मशहूर है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। टाई की बात सुनकर वेल कहता है, वाह, इतनी कड़वी सच्चाई अचानक सुनाने के लिए थैंक्स। तो तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तभी टाई उन्हें अपने पास बुलाती है और टाई उन्हें खुशफुसा के कहती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट तो बहुत अमीर है ना। टाई ने कुछ देर पहले भी नोटिस किया था, उन्होंने जो भी ज्वेलरीज पहनी थी सब सोने और हीरे के बने हुए थे, और यही नहीं, उनके चेहरे पर तो एक भी झुर्रियाँ नहीं है। गुजोंगनो में रहते वक्त मैंने सीखा था कि अमीर लोग पैसे से झुर्रियाँ भी मिटा देते हैं। तभी हमें पिछले वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी, क्या तुम देख रही हो, वो औरत तो बुढ़ी ही नहीं होती। जिसके जवाब में पड़ोस वाली आंटी कहती है, पता नहीं रोज वो अपने स्किन के पीछे कितने पैसे उड़ाती होगी। वो सुनकर दादी हंसकर कहती है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसों को चिपका के अपनी झुर्रियाँ मिटा देती। प्रेजेंट टाइम में टाई उन्हें कहती है, अगर हम उनकी मदद करें तो इसके लिए शायद वो हमारे एहसान जरूर से चुकाएगी। तभी हम मैरियाने को बेड पे लेटे हुए देखते हैं और उसका एक असिस्टेंट आके उससे कुछ कहता है, जो सुनकर मैरियाने तुरंत कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कहा? एगावर्ट मर्सिनरी ग्रुप मेरे बेटों को ढूंढने जाएगा। अगले सीन में हम सबको पोर्ट के सामने देखते हैं, जहाँ पर सभी आ गए थे। तभी वहाँ पर मैरियाने और उसके 2 असिस्टेंट भी आ जाते हैं। मैरियाने को देखकर टाई वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे कहती है, ओह ये तो गवर्नर है। तभी मैरियाने उससे कंफ्यूज होकर पूछती है, एगावर्ट के कैप्टन, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? जिसके जवाब में टाई कहती है, फिक्र मत कीजिए मैजिस्ट्रेट, बेस्टर ने कहा है कि उसने बहुत बार बोट चलाया है और वेल की भी नजर बहुत तेज है, वो बहुत दूर तक बहुत कुछ देख सकता है, हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम वेल को देखते हैं, जो रस्सी बांधते हुए बेस्टो से कह रहा था, पता नहीं क्यों पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हमने तो बस फैसला किया था कि इंडिपेंडेंट होकर साथ में पैसे कमाएंगे, पर ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि ये छोटी सी बच्ची मर्सिनरी बनने के लिए इतना ज्यादा सीरियस होगी। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को दिखाया जाता है, जो पिछले बातों को याद करने लग जाते हैं। जब वो टाई से कह रहे थे, तुम बिल्कुल सही कह रही हो टाई, तुम्हारी बातों में कुछ भी गलत नहीं है। मार्किस वेवरिल फैमिली एम्पायर के टॉप 5 अमीर घरानों में से एक है, और जब मौजूदा मार्क्यूस का देहांत होगा तो उनकी पूरी विरासत इसी मैजिस्ट्रेट को मिलेगी। और ये बात सुनकर वेल शॉक होकर कहता है, क्या सच में? नॉर्डिक्स कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मैजिस्ट्रेट के पति भी नाइट कमांडर के लेवल के बराबर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, इसीलिए उनसे रिश्ता बनाना हमारे लिए भी काफी फायदेमंद भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं वेल और बेस्टो रॉल और एंजो को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और कुछ सिटीजन्स उनके सेफ रिटर्न के लिए चीयर भी कर रहे थे। तभी हम एक और बोट को वहाँ उनके तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और देखने से लग रहा था कि वो एक बैटल शिप है, और वो तो कमीने कार्ल का ही बोट था। तभी वो चिल्लाकर उनसे कहता है, ओए गंदी नाली के कीड़ो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी एक सिटीजन उस बोट को देखकर कहता है, एक मिनट, वो शिप कैसी है? क्या वो भी उनके साथ जा रही है? अरे नहीं, उस शिप में तो डेथ हाउंड मर्सिनरीज है। जो सुनकर टाई भी हैरान हो जाती है। वो पर्सन कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब याद आया, थोड़ी देर पहले ही तो वो लोग अचानक मैजिक स्टोन जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एगावर्ट की शिप के इतने करीब क्यों जा रहे हैं? एक मिनट, अगर वो दोनों शिप्स आपस में टकरा गए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जो सब सुनकर टाई कहती है, वो वही बुरा आदमी फिर से आ गया। फिर हम कार्ल को देखते हैं, जो उन्हें चिढ़ाकर कह रहा था, क्या हुआ पिद्दियो? जिसे इतना इमेच्योर बिहेव करता देख वेल कहता है, अब क्या है ये? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। बेस्टो उसे समझाने लग जाता है कि वेल फिक्र मत करो, मैं उसे डॉज कर दूंगा। यंग लॉर्ड्स का क्या तुम्हें वो लोग दिख रहे हैं? जिसके जवाब में वेल कंप्लेन करने लगता है कि नहीं, वो भैंसे जैसा बड़ा शिप मेरा नजर रोक रहा है, अब उन्हें देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी कार्ल अपने खुराफाती दिमाग में सोचता है, अच्छा है कि वो नेक्रोमेंसी किंग यहाँ पे बीच में दखल देने के लिए नहीं है, बिल्कुल सही मौका है ये। तभी वो बेस्टो से कहता है, तुम्हें तो कैपिटल के बाहर किसी कोने में चुपचाप सड़ जाना चाहिए था, बार बार मेरे सामने आकर मेरे नाक में दम क्यों कर रहे हो? फिर वो सोचता है, बेस्टो अगर तुम एक फ्रंटलाइन फाइटर हो और लड़ाई करते हुए मर गए तो ये नया बना बनाया मर्सिनरी ग्रुप का वर्ड शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। फिर वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि जैसा प्लान था वैसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हमारा वेल कुछ नोटिस कर शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं एक छोटा सा बोट उस रिफ्ट के ठीक सामने है, जहाँ पर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं।
और देख के लग रहा था कि वो दोनों पर्सन रॉल और एंजो ही थे। उन्हें वहाँ देखकर वेल डर के कहता है, धत तेरे की, ये तो मैजिक स्टोन के बिल्कुल बगल में है। वो चिल्लाकर कहता है, मैजिक स्टोन के साथ एक जहाज बंधा हुआ है। इधर हम लोग एसटी को बंदरगाह में देखते हैं, जो उन लोगों के बारे में चिंता करते हुए कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं अपने बोन फ्रेंड्स को यहाँ बुला लूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तैर नहीं सकते। इतने दूर तक वो लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिर वो बेस्टो और वेल की बातों को याद करने लग जाती है, जब वो कह रहे थे कि चाहे ये एक छोटा मिशन है पर ये बहुत डेंजरस काम है, तो अच्छा रहेगा कि तुम दोनों यहाँ पर रहकर हमारा इंतजार करो। जिसके लिए टाई और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी मान गए थे। और उन बातों को सोचकर टाई सोचने लगी, मैंने कहा था कि मिस्टर बेस्टो ने जैसा बोला था वैसे ही मैं यहाँ पर रुकूंगी, लेकिन वो घटिया कार्ल कितना बुरा है। वो फिर से उन्हें डरा रहा है। चीजें अचानक बिगड़ता देख मैरिया भी पैनिक करने लग जाती है। उसके बाद ओल्डमैन नॉर्डिक्स मैजिक स्टोन को देखकर कहते हैं, मैजिक स्टोन के ऊपर वाली दरार और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। लगता है जल्द ही मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। फिर टाई नीचे उतरते हुए कहती है, नहीं, मुझे उनकी मदद करनी होगी, लेकिन मैं ये कैसे करूं? उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो अचानक से सुनकर हमारी टाई शॉक हो जाती है। तभी पानी के नीचे से एक भूत जैसा स्केलेटन उससे कहता है, मास्टर, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। इस तरफ हम बेस्टो को देखते हैं, जो वेल को कह रहा था कि अगर सच में यंग मास्टर्स की बोट मैजिक स्टोन के पास है तो वो वही जगह है जहाँ समंदर का बहाव सबसे ज्यादा तेज है। फिर वेल कहता है, बहाव इतना तेज है कि हम लोग बहते जा रहे हैं, ऊपर से सूरज भी डूब रहा है और वो कमीने अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हालात बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर सिचुएशन को देखते हुए वेल बेस्टो को कहता है, हे बेस्टो, शायद अभी हमें भाग जाना चाहिए, चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी बेस्टो वेल की बात सुनकर उससे कहता है, वेल, तुमने कहा था ना कि जब तुम 2 साल के थे तब तुम अपने माँ बाप से अलग हो गए थे। बेस्टो के मुंह से ये बात सुनकर वेल उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था। बेस्टो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी लिलिया 7 साल की उम्र तक वो कभी भी मुझसे दूर नहीं हुई थी। फिर वो जब 8 साल की हुई, कार्ल वर्वन ने मुझे जंग के मैदान में भेज दिया, जिस वजह से मैं बिजी हो गया और मेरी लिलिया के लिए अपना टाइम भी नहीं निकाल पाया। इनाम काफी अच्छा मिलता था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं लिलिया के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में सबसे पहले मैंने मेरी बेटी लिलिया को ही खो दिया। वेल, कुछ बातें ऐसी है जिनमें मैं पत्थर दिल नहीं बन सकता। जिसके जवाब में वेल उसे कहता है, बस इतनी सी बात इतना घुमा फिरा के कहने में तुमने कितनी देर लगा दी। साफ साफ कहो कि तुम जा रहे हो। जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुँचो, हम सबके मरने से पहले। जो सुनकर बेस्टो तुरंत शिप को यंग लॉर्ड्स की तरफ बढ़ाता है। इधर हम रॉल को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि वो डूब रहा था और मन में कहता है, कितनी ठंड है यहाँ। उस मैजिक स्टोन के अचानक आने से हमारा बोट टूट गया था, लेकिन हमने किसी तरह जहाज को बहने से रोक दिया। मैजिक स्टोन के पिलर से शिप को बांध देना वाकई में एक अच्छा आइडिया था, लेकिन लगता है अब मैं ज्यादा देर होश में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वेल उसे जगाए रखने के लिए उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। ओए, होश में आओ। तभी रॉल होश में आते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो? वेल उसे जल्दी जल्दी में कहता है, ये अभी समझाने का वक्त नहीं है, अगर तुम होश में हो तो उठो जल्दी। तभी कोई उनकी तरफ एक तीर फेंकता है, जिससे वो एरो सीधा रॉल के बगल के पास जाकर लगता है। तभी कार्ल उस तीरंदाज को चिल्लाकर कहता है, ओए कमीने, ये तो कहाँ पर निशाना लगा रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि यंग लॉर्ड को इन सब चीजों में मत घसीटना। वो तीरंदाज उससे कहता है, एक्चुअली कैप्टन लहरों की वजह से जहाज जोर जोर से हिल रहा है, इसीलिए मेरा निशाना चूक गया। जो सब देखकर रॉल पैनिक करते हुए कहता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। फिर वो सोचने लगा, इतने खतरनाक समंदर के बीच यहाँ पर खुद सरवाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन ये लोग अभी आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। तभी वेल उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं और वो बड़ा आदमी अच्छे मर्सिनरीज है, जो तुम्हें बचाते बचाते मरने वाले हैं, और जो कचरे जैसे लोग हम पर हमला कर रहे हैं वो डेथ हाउंड मर्सिनरी ग्रुप यानी कैनिक्स मर्टिफर है। फिर वेल को देखकर रॉल सोचता है, ये प्रीटी लेडी जरूर मेरी मॉम की हायर की हुई मर्सिनरी होगी। मुझे पता था कि मर्सिनरीज के बीच फायदे के लिए झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी ये लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं। ये तो सच में पागलपन है। तभी हमारा वेल उससे कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है तो जल्दी से उस
बड़े शिप पर चले जाओ, तुम्हारा भाई ऑलरेडी वहीं पर है। उसकी बात सुनकर रॉल तुरंत खड़ा होने लगता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता और गिरने लगता है क्योंकि लहरों की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। तभी वो समंदर में कुछ नोटिस करता है, जिसको देखकर तो वो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। और हम रॉल के बोट के पास ओशन में बहुत सारे डरावने मॉन्स्टर को देखते हैं, जो उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए मैजिक स्टोन की वजह से वहाँ पे आ गए थे। और उन मॉन्स्टर्स को उनके इतना करीब देखकर रॉल तो बिल्कुल बुरी तरीके से डर जाता है और वो सोचने लगा समंदर के नीचे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। वो मॉन्स्टर एक बवंडर क्रिएट करते हैं, जिससे रॉल अपने बोट से नीचे समंदर में गिरने लगता है और वेल इतने दूर से उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर रॉल को अपना निवाला बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी रॉल अपनी सिचुएशन को देखकर सोचने लगा, लगता है सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मदर मुझे माफ कर दीजिएगा। फादर लगता है मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन तभी एक जायंट शिप अचानक वहाँ पर रॉल और एंजो के बीच में आ जाता है। बोट के टक्कर की वजह से ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर वापस पानी में गिरने लगते हैं। फिर हम रॉल को देखते हैं जो उस बोट पर पड़े हुए भूसे पर सेफली लैंड करता है और वो वहाँ किसी को नोटिस करता है जो कि एक ब्लैक रोब में था और वो कोई और नहीं हमारी प्यारी टाई थी, जो खुश होकर रॉल की तरफ देखकर कहती है, बहुत अच्छा कैच था यंग लॉर्ड, अब आप सुरक्षित हो। तभी हम एसटी के आसपास बहुत सारे गोस्ट को देखते हैं जो कि उसे मास्टर कहकर पुकार रहे थे। वो टाई से कहते हैं, मास्टर आप जो भी आदेश देंगे हम तुरंत वैसा ही करेंगे। जो सुनकर टाई उसे ऑर्डर देती है कि मिस्टर बेस्टो के जानी दुश्मन उस कार्ल को सजा दो जो वो कभी भूल न पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस हद से ज्यादा बड़े जहाज को देखकर कार्ल कंप्लेन करने लग जाता है कि ये जहाज अचानक कहां से आ गया। तभी उसके टीम मेंबर्स एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैप्टन ये जरूर क्वीन ऑफ डेथ होगी। सब लोग कह रहे थे कि ये जहाज क्वीन ऑफ डेथ का ही है। कार्ल गुर्रा कर उन्हें कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो क्वीन ऑफ डेथ वाला यहाँ पर कैसे आ सकती है। और ये कहकर वो सोचने लगा, मैंने सबको ऑर्डर किया था कि सिटी के हर एक जहाज को तबाह कर दे और उन्होंने तो मेरे सामने ही उन्हें तोड़ा था। इतने छोटे जहाज में एगावर्ड को मैजिक स्टोन के घेराबंदी के लिए जाता देख मैंने ये सोचा था कि मैं उन्हें तूफान में सीधा मौत के घाट धकेल दूंगा। बेस्टो तुम आखिरी दम तक मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगे, यही बात है ना। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मेंबर्स तड़पते हुए चिल्ला रहे थे और बेस्टो के साथ जो लोग फाइट कर रहे थे उनका भी वही सेम ही हाल था। तभी वेल बेस्टो को कहता है, हे बेस्टो वहाँ उस तरफ देखो, वो बच्ची मेरा मतलब कैप्टन एक शिप पर आए हैं। वेल की बात सुनकर बेस्टो और एंजो भी उसके तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पोर्ट के सामने सिटीजन ताई को देखकर कह रहे थे कि क्या तुमने अभी वो चीज देखा, जिसके जवाब में दूसरा आदमी कहता है, हाँ मैंने भी अपने इन्हीं आँखों से देखा। वो थोड़ी देर पहले की बात याद करते हुए कहते हैं, क्वीन ऑफ डेथ अचानक से जोर जोर से अपना पैर जमीन पर पटकने लगी, फिर वो खुद में ही कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर अचानक से समंदर के अंदर से एक टूटा फूटा जहाज सीधा ऊपर निकल आया। उस खाली जहाज से बोर्डिंग रैंप अपने आप नीचे उतर गया और क्वीन ऑफ डेथ धीमी आवाज में बोली, कोई मेरे साथ चलना चाहेगा, जैसे कि वो वहाँ उस भूतिया जहाज में एक आफ्टर लाइफ कंपेनियन ढूंढ रही हो। उस जहाज को वहाँ देखकर वो पर्सन डरते हुए कहता है, वो चीज तो मुर्दों का जहाज है। क्वीन ऑफ डेथ ने तो एक फैंटम शिप को समन कर लिया। उसके पीछे हम मैरियाने को देखते हैं, जो रॉल और एंजो के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा वरीड थी। और फिर मैजिस्ट्रेट बिना एक भी पल हिचकिचाहट के उसके साथ बोट पर चली गई और पल भर में ही वो मैजिक स्टोन की तरफ गायब हो गए। प्रेजेंट टाइम में मैरियाने रॉल को सही सलामत देखकर खुशी से रोने लग जाती है। रॉल उसे वहाँ पर देखकर हैरान होकर सोचने लगा, मॉम आप यहाँ कैसे आ गई। मैरियाने खुशी से उसे गले लगाकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। क्वीन ऑफ डेथ उनकी मर्सनरी कॉप ने हमें रिप से बाहर निकालने में मदद की। तभी रॉल हैरानी से उस तरफ देखकर सोचने लगा, वो पर्सन जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है वो क्वीन ऑफ डेथ है। तभी हम टाई को देखते हैं, जो अपने घोस्ट फ्रेंड से कह रहे थे कि ग्रिमनीर क्या कहा तुमने, हाँ समझ गई। तभी वो चिल्लाकर कार्ल और उसके टीम मेंबर से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब, मेरे शिप के आसपास मुर्दों की लहर बह रही है और अगर तुम उस लहरों के अंदर मौजूद खामोशी की गहराई को टच करोगे। फिर वो आगे की लाइन भूल जाती है और फिर से उससे पूछती है, तुमने क्या कहा था, अगर वो लोग उसे छू लेंगे तो क्या होगा। फिर ग्रीनलैंड फिर से उसे वो चीज एक्सप्लेन करता है, तो वो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है, गहरे समंदर की ठंड तुम्हारे सोल को डर से भर देगी। तभी हम देखते हैं कार्ल के टीम मेंबर्स डर के मारे कह रहे थे, मैं मर जाऊंगा, हम सब मरने वाले
हैं। उन्हें देखकर कार्ल अनॉयड होकर कहते हैं, देखो तो जरा इन बेवकूफों को, तो इसीलिए ये सब इतनी बुरी तरह डर रहे हैं। कितने निकम्मे हैं ये लोग। क्या कहा? खौफ? कितनी बकवास बात है। ये नकली धमकियाँ देना बंद करो, समझे। तभी कार्ल नोटिस करता है कि उसके सारे टीम मेंबर्स गायब हो चुके थे, जो देखकर कार्ल डरते हुए सोचता है, क्या मेरे सारे आदमी अचानक कहाँ चले गए। तभी उसके पास एक फीमेल घोस्ट आकर पीछे से उसे दबोच लेती है। वो घोस्ट कहती है, वर्वन, कार्ल वर्वन। उस घोस्ट को देखकर कार्ल के फटके चार हो गई थी और वो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। तभी वो घोस्ट कहती है, तुम हमेशा मेरे पति को मौत के घाट में ढकेल देते थे ना, क्या तुम्हें ये करने में मजा आता है? और आखिर में तुमने हमें मॉन्स्टर्स का चारा बना दिया, क्या अब तुम खुश हो? कार्ल उसे देखकर डर के कहता है, ईव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईव उससे कहती है, एक अकेला जिंदा रहने में मजा तो तुझे बहुत आ रहा होगा ना, मैं तुझे भी अपने साथ ले डूबूंगी। कार्ल उसे डर कर कहता है, ईव प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ हम बेस्टो और वेल के जहाज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंजो वेल से पूछ रहा था, क्या वाकई हमारे लिए इस शिप पर रहना ठीक होगा? जिसके जवाब में वेल कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम आराम से तैर कर वापस चले जाओ। तभी बेस्टो को कार्ल की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कह रहा था, कोई मुझे बचाओ। ईव नहीं। और ईव का नाम सुनकर वो हैरान होकर कहता है, क्या कहा ईव? उसके बाद हम वेल को देखते हैं, जो दौड़ के टाई के बड़े शिप में आ जाता है और उससे कहता है, कैप्टन ये सब क्या हो रहा है? टाई उसे देखकर कहती है, ये तो बिग ब्रदर वेल है। तभी एंजो भी वेल के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और रोल को वहाँ पर देखकर कहता है, रोल एक मिनट, मॉम यहाँ पर क्या कर रही है? जिसे वहाँ देखकर मैरियन और रोल भी शौक होकर उसे बुलाते हैं। तभी टाई वेल को देखकर खुश होकर कहती है, बिग ब्रदर वेल देखो, टाई को एक नया बोट मिल गया। नहीं, मेरा मतलब एक सेल बोट। उसे अपनी पर्सनैलिटी में वापस आता देख वेल टेंशन में आकर उससे कहता है, नादान बच्ची, मेरा मतलब तुमने बहुत अच्छा किया। और मन में कहता है, कितनी डरावनी बच्ची है। फिर बेस्टो टाई को बुलाकर कहता है, टाई क्या कार्ल अभी सच में मुर्दों की आत्माओं को देख रहा है? जिसके जवाब में टाई कहती है, हाँ, ग्रिमरिन ने तो मुझे यही सब कुछ बताया था। फिर वो ग्रिमरिन की बातें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं ग्रिमरिन हूँ, मैं एक फैंटम हूँ और मैं इस फैंटम शिप का मालिक हूँ और ये शिप मेरे मास्टर के माना से चलता है। और ये सब सुन के वेल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मन में कहता है, हे भगवान, अब तो ये लड़की भूतों के बातों को भी ट्रांसलेट करने लगी है। टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब तक ये शिप चल रहा है, ये शिप और इसके आसपास की हर एक चीज मेरे मास्टर की डोमेन बन जाती है और उसी डोमेन के अंदर मुर्दों की आत्माओं की लहर बहता रहता है। अगर तुम उस लहर को छू लोगे तो तुम साइलेंट स्टेट में चले जाओगे और उनकी बात तुम हमारी तरह स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ जाओगे। बस वो यही कह रहा है। फिर बेस्टो सेट होकर कहता है, क्या तुम कह रही हो कि मेरी वाइफ एक भूत बन चुकी है? बेस्टो को सेट देखकर टाई मन में कहने लगी, मिस्टर को अभी अभी पता चला है कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो हेवन तक नहीं पहुंच सकी और उसके बजाय इस अंधेरे के गहराई में फंसी हुई है। उसके बाद बेस्टो को देखकर ईव थोड़ी देर के लिए कार्ल को छोड़ देती है और उसकी तरफ देखकर रोने लग जाती है। वो बेस्टो के पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हें ऐसे हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं बेस्टो, जैसे मैं इस जगह में फंसी हुई हूँ। शायद जिस जगह तुम अभी खड़े हो वो जगह भी तुम्हें हमारे बिना जहन्नम जैसी लग रही होगी, पर बेस्टो कम से कम हमारी प्यारी लिलिया को ऐसी तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही। मैं तो बस एक टेरिबल ग्रज की वजह से यहाँ पर फंस गई। तभी ईव की बात सुनकर एस्टी हैरान हो जाती है और बेस्टो को बुलाकर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, मिस्टर बेस्टो, लेडी ईव ने मुझे कहा कि आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि लिलिया एक अच्छी जगह पर पहुँच गई है। जो सुनकर हमारा बेस्टो लिलिया का नाम सुनकर पूरी तरीके से रोने लग जाता है। वो बार बार ईव और लिलिया का नाम ले रहा था। उसे इतने बुरी तरीके से रोता देख ईव उसे एक लास्ट टाइम के लिए रोते हुए हक करती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर बेस्टो के थोड़ा काम डाउन होने के बाद ईव उससे दूर हटकर कहती है, मैं अब इस बच्ची पर और कोई बोझ नहीं बनना चाहती। उसके बाद वो अपने पावर से कार्ल को लेकर उसे नीचे समंदर में मॉन्स्टर का निवाला बना देती है और फाइनली इवल कार्ल का खात्मा हो जाता है। ईव एक आखिरी
आखिरी बार टाई को रोते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन ऑफ डेथ, प्लीज आप मेरे बेस्टो का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम बेस्टो को कार्ल के चमचों के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बेस्टो से माफी मांगते हुए कह रहे थे, हम सबको बख्श दीजिए सर बेस्टो प्लीज, ऐसा नहीं है कि ये हम सब करना चाहते थे, आप तो हमें जानते हैं ना, हम भला ऐसा बेस्टो सर के साथ क्यों करेंगे। लेकिन तभी वेल बीच में आकर कहता है, तुम बहुत बोलते हो, बस चुप रहो और चलते रहो, समझे, वरना तुम्हारा भी उन मॉन्स्टर जैसा ही हाल होगा। तभी हम टाई को देखते हैं, जो स्माइल करते हुए अपने गोस्ट फ्रेंड के लिए गाना गाकर कहती है, इधर जाओ फिर उधर जाओ। जब मॉन्स्टर्स इन लहरों को टच करते हैं तो उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और जो मॉन्स्टर्स ऐसे ही मर जाते हैं वो फिर से टाई के दोस्त बन जाते हैं। उसे ऐसा बिहेव करता देख पीछे कार्ल के टीममेट्स का बहुत बुरा हाल था। ये देख के वो डर के मारे कहते हैं, वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म करने के बाद भी मुस्कुराकर गाना गा रही है। और हमारा वेल कहता है, ये लड़की सच में नॉर्मल नहीं है। फिर हम बेस्टो को देखते हैं, जो कि सबको रस्सियों से बांध रहा था। दूसरी तरफ हम मैरियन, रॉल और एंजो को देखते हैं, जो रॉल से कह रही थी, क्या कहा तुमने अभी रॉल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी एंजो भी कहता है, नहीं मॉम, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। तभी रॉल मैरियन को संभालते हुए कहता है, माफ कीजिएगा मॉम, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे कहना ही होगा, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ मॉम, हम दोबारा से अपने अपने तलवार उठाना चाहते हैं। तभी मैरियन चिल्लाकर कहती है, नहीं मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा, इतनी मुश्किल से तो मैं तुम सबको कैपिटल से इतना दूर इस पर्ल सिटी में लेकर आई थी, क्योंकि तुम दोनों बहुत तकलीफ में थे, तुम्हारे डैड को खोने के सदमे से तुम सबको बचाने के लिए। तभी रॉल उसे टोक कर कहता है, आप भी जानती है कि ये सच नहीं है मॉम। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरियन अपने पति को खोने की वजह से खुद को खत्म करने के लिए पानी में जा रही थी और उसके पीछे से एंजो और रॉल उसकी तरफ उसे बचाने के लिए बढ़ रहे थे और वो दोनों जैसे तैसे अपने माँ को ऐसा कदम उठाने से बचा लेते हैं और मैरियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं है। तभी रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमने डैड के मरने की वजह से होली नाइट्स नहीं छोड़ा था और न ही हम इसीलिए पर्ल सिटी में आपके साथ आए थे। फिर हम मैरियन के मदर को डिनर टेबल पर देखते हैं, वो टेंशन में रॉल और एंजो से कह रही थी, मैरियन कह रही थी कि अगर तुम बस तलवार हाथों में उठा भी लेते हो तो उसे पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। वो तुम दोनों की बहुत ज्यादा चिंता करती है, उसे इस बात का डर है कि कहीं तुम दोनों का भी वही अंजाम ना हो जो तुम्हारे फादर का हुआ था। बच्चों, अब तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, चाहे मुझे उन बच्चों का सहारा ही क्यों न लेना पड़े जिनसे वो इतना प्यार करती है। मुझे हर हाल में अपनी बच्ची को बचाना होगा। ये बुरी औरत तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है। अपने दादी को ऐसे उनसे भीख मांगते देख रॉल और एंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा तरीका सही था, लेकिन जब मॉम ने हमें पूरी तरीके से टूटा हुआ पाया तब धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया और जिस दिन हमने नाइट की ड्यूटी छोड़ दी उस दिन वो सीक्रेटली थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसके बाद एंजो मैरियन से कहता है, हम भी डरे हुए थे, बिल्कुल दादी की तरह। मैजिस्ट्रेट की पोजीशन के बारे में खुद जाकर पता करने वाली सिर्फ दादी ही थी, तो उनके ऊपर बोझ भी बहुत ज्यादा था। रॉल और एंजो की बात सुनकर मैरियन भी शॉक होकर रियलाइज करती है, हाँ ये बच्चे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर रॉल उससे कहता है, मॉम हम कभी भी आपसे नाराज नहीं थे और न ही हम ये कह रहे हैं कि हमने आपकी वजह से तलवारबाजी छोड़ दी। तभी रॉल की बात सुनकर मैरियन रोने लग जाती है। वो सोचने लगी, मुझे पता है, सबसे अच्छी तरह मुझे ही तो पता है ना कि ट्विंस बिल्कुल अपने पिता पर गए हैं। वो दोनों हमेशा से ईमानदार और अपने फैसलों पर अड़े रहने वाले थे, लेकिन अपने फादर की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी विल ही खो दी हो। इवन मुझे भी लगा था कि तलवारबाजी छोड़ देना कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं सब समझती थी, पर फिर भी ना मैं उन्हें रोक पाई और ना ही मैं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे पाई। मैरियन आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हारे पिता ये सब देख रहे होते तो वो मुझ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते। तुम सबका सहारा बनने के बजाय मैं अपनी चिंता और डर अपने बच्चों पर थोप रही थी। और ये कहकर वो रोने लग जाती है। फिर रॉल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं मॉम, हमने कहा ना बात वैसी नहीं है, हमारे लिए तो आपका होना ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। एंजो उसे हक करते हुए उन्हें समझाता है, इसीलिए हम दोबारा तलवार उठाना चाहते हैं मॉम। हमने सोचा था कि अगर हम लड़ना ही छोड़ देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखिए मॉम, आप अभी भी कांप रही है। फिर मैरिया ने भी उनकी बातों से एग्री करती है और उनसे कहती है, तो क्या तुम लोग होली नाइट ऑर्डर में वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे हो? जो सुनकर रॉल और एंजो स्माइल करते हुए मैरिया से कहते हैं, नहीं मॉम, हम उन लोगों के साथ जाने वाले हैं, हम एगावर्ट मर्सिनरी के साथ जाना चाहते हैं। जो सुन के मैरिया हैरानी से उनसे कहती है, क्या कहा, पर क्यों? जिसके जवाब में एंजो कहता है, हमने पहले कभी आपको इस बारे में नहीं बताया ना कि फादर की मौत ऐसे कैसे
कैपिटल की सरहद पर हुई थी। वहाँ पे एक बहुत बड़े माना स्टोन को गिराने के लिए 4 अलग अलग यूनिट मिलकर लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई के बाद उस बड़े स्टोन का एक छोटा हिस्सा अलग होकर एक छोटे बस्ती इलाके में गिर गया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जगह एम्पायर की सीमा के बाहर थी और वो जगह उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं था। और क्योंकि होली नाइट्स इंपीरियल फैमिली और चर्च के फोर्स थे, इसलिए एम्पायर के बाहर माना स्टोन को खत्म करने की इजाजत लेना आसान नहीं था। फादर ने उन्हें बार बार समझाया कि हमें वहाँ से निकलने से पहले उस माना स्टोन को खत्म कर देना चाहिए, और लग रहा था कि हायर अप्स भी उन लोगों को बचाना चाहते थे और वो लोग फादर की बात से एग्री करते हैं। लेकिन इंपीरियल फैमिली ने उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। एंजो की ये बात सुनकर मैरियन बिल्कुल हैरान रह जाती है। एंजो कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर बस उन्हें मदद की इजाजत थोड़ी जल्दी मिल जाती तो आज फादर हमारे साथ होते। और देखा जाए तो आज भी पर्ल सिटी में जो माना स्टोन अचानक स्पॉन हुआ था, उसके मामले में भी वो इसी तरह से रिस्पॉन्ड करने में देर कर रहे थे। अगर लोगों को बचाना और मॉन्स्टर्स का सफाया करना ही असली होली मिशन है, तो इस वक्त मुझे मर्सिनरीज होली नाइट से भी ज्यादा पवित्र लगते हैं। तभी एंजो की ये बात सुनकर मैरियन कहती है, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। मेरी नजर में तो असली होली पावर वही है। फिर हम देखते हैं सब लोग सही सलामत ग्रीम रेन के शिप के जरिए पोर्ट की तरफ वापस आ जाते हैं, और उन लोगों के शिप को देखकर सारे सिटीजन्स कहते हैं, देखो वो तो क्वीन ऑफ डेथ का जहाज है। एगावर्ट माना स्टोन को खत्म करके वापस आ गया। मर्सिनरीज, एगावर्ट मर्सिनरीज ने हमें बचा लिया। बंदरगाह में पहुंचकर टाई, बेस्टो और वेल नीचे उतरने लगते हैं। उन लोगों को देखकर सिटीजन्स रोते हुए बार बार थैंक्स कहते जा रहे थे। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक सिटीजन्स के सामने आकर शांत करने के लिए कहते हैं, सब लोग शांत हो जाइए और जरा रास्ते से हट जाइए। क्वीन ऑफ डेथ ने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया है, उन्हें आराम की जरूरत है। ओल्ड मैन नॉर्डिक्स की बात सुनकर टाई मन में कहती है, लेकिन टाई तो बिल्कुल ठीक है, या शायद नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले ढीले और लड़खड़ा रहे हैं। उसके बाद हम ग्रीम रेन के जहाज को देखते हैं, जो उन लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के बाद समंदर में गायब हो जाता है, और टाई उसे गायब होता देख रही थी। फिर बेस्टो टाई को समझाते हुए कहता है, टाई, मेज को माना एक्सोशन से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बस सेफ्टी के लिए अच्छे से आराम करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जिसके लिए एसटी भी मान जाती है। उसके बाद हम मैरियन को देखते हैं, जो उन्हें स्माइल करते हुए कहती है, एगावर्ट के मेंबर्स, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम मैजिस्ट्रेट ऑफिस में बात कर सकते हैं? वर्ल्ड सिटी की मैजिस्ट्रेट होने के नाते मैं एगावर्ट को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैरियन की बात सुनकर टाई और बेस्टो हैरान हो जाते हैं। हमारी एसटी खुश होकर सोचती है, ये तो सच में हो रहा है, फाइनली मैजिस्ट्रेट अपना एहसान चुका रही है। उसके बाद वेल कहता है, हमारे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं, चलो हमें चलना चाहिए। फिर वो लोग आराम करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, और पीछे से सारे सिटीजन्स उन्हें चीयर कर रहे थे और उन्हें थैंक्स करते हैं। फिर टाई समंदर की तरफ देखकर कुछ सोचने लगी। वो पिछली बातों को याद करने लग जाती है, जब उसने पहली बार यहाँ अपने पापा को देखा था। वो मन में कहती है, पापा क्या आप देख रहे हो, टाई ने सच में सब लोगों को प्रोटेक्ट किया। आप देखना, जिस तरीके से टाई ने सबको प्रोटेक्ट किया, ठीक वैसे ही टाई डैडी को भी प्रोटेक्ट करेगी। फिर हमारी टाई एक्सोशन की वजह से सो जाती है। इस तरफ सेम टाइम में हमें सेंट्रल कंटिनेंट के समंदर का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर एक जहाज को देखते हैं। वो वही जहाज था जिसमें टेसेटन अपने क्रू के साथ रह रहा था। टेसेटन पिछली बातों को याद करते हुए सोचने लगा, उस दिन आखिर वो क्या था? किसी ने पक्का इस तरफ देखकर डैडी कहकर पुकारा था, और मैंने जब पलट कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा सैड होकर रो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ऐसे मुस्कुराई जैसे वो बच्ची मुझे देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गई हो। ये सच में काफी अजीब बात है। ये सब सोचकर उसे हेडेक होने लग जाता है। फिर टेसेटन एल्रिक को बुलाकर कहता है, हे एल्रिक, कहीं तुमने चुपके से कोई बच्चा तो नहीं पाल रखा? जो सुनकर एल्रिक डम्फाउंडेड होकर कहता है, आप अचानक ये कैसा बकवास कर रहे हो? जिसके जवाब में टेसेटन कहता है, हाँ सही कहा, ये सच में सेंस नहीं बना रहा। टेसेटन सोचता है, हमारा मर्सिनरी ग्रुप तो वैसे भी उन लोगों की जगह है जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती, तो फिर क्यों मुझे एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, और आंसुओं से भरा वो चेहरा मुझे इतना बेचैन क्यों कर
रहा है। अगर वो एक अनाथ बच्ची है, फिर भी एक बच्ची के लिए पोर्ट में यूँ घूमना बहुत खतरनाक है। कहीं वो समंदर में गिर गई तो ये सोचकर वो कहीं पर जाने लगता है। वो जहाज के एक ऑफिशियल के पास जाकर कहता है, हे, मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस उधार चाहिए। ऑफिशियल उससे कहता है, एक मिनट, आप तो ट्रेवेगा के कैप्टन है ना? तभी टेसेटन मन में कहता है, मुझे तुरंत पर्ल सिटी के मैजिस्ट्रेट को उस बारे में एक मैसेज भेजना है। उस मामले से निपटने के लिए मुझे इंपीरियल कोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। टेसेटन को इतना सीरियस देखकर ऑफिशियल कहता है, लगता है काफी जरूरी बात है। जरूर, ये लीजिए। टेसेटन कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर सोचने लगा, वैसे भी इंपीरियल कोर्ट से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि मैं इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद वो ऑफिशियल टेसेटन से कहता है, वैसे लीडर, क्या आपने कभी नेक्रोमेंसर किंग को अपनी आंखों से देखा है? जो सुनकर टेसेटन कहता है, क्या कहा? नेक्रोमेंसर किंग? वो कहता है, हाँ, मैंने सुना है एगावर्ट मर्सिनरी कॉर्प्स पर्ल सिटी गई थी और जो सबसे छोटे सेलर को मैंने कुछ काम से भेजा था, उसने कहा कि उसने खुद नेक्रोमेंसर किंग को देखा है। लेकिन उसने कहा था कि नेक्रोमेंसर किंग बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है। उसके चमकदार पीले बाल थे और चेहरा साफ साफ बहुत प्यारा दिख रहा था। उसने कहा था कि यकीन ही नहीं होता कि वो सिर्फ एक भेस है। ये बात टेसेटन को हिट कर जाती है और उसको सदमा लग जाता है। वो कहता है, क्या कहा एगावर्ट? वो फोन को रखकर कहता है, ये आदमी तो सच में कमाल का चालबाज निकला। फिर वो लिविया की पहली वाली बात याद करते हुए मन में कहता है, हाँ, मुझे पहले ही बताया गया था। उन लोगों से मुझे पहले ही ये जानकारी मिल चुकी थी। मुझे उस बहरूपिया ने अच्छी तरह बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में कहता है, पावर स्ट्रगल शुरू करने का तुम्हारा तरीका बहुत ही अजीब है नेक्रोमेंसी किंग। दूसरी तरफ हम हमारी नेक्रोमेंसी किंग यानी टाई को देखते हैं, जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। उसके बाद हम गवर्नर ऑफिस के रिसेप्शन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंजो और रॉल ने एगावर्ट को बता दिया था कि वो लोग उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सुनकर वेल उनसे कहता है, क्या कहा? तुम एगावर्ट ज्वाइन करना चाहते हो? जिसके जवाब में एंजो उससे कहता है, हाँ, प्लीज हमें कैप्टन से मिलने दीजिए। रॉल भी कहता है, हो सकता है कल समंदर में हम बहुत ज्यादा कमजोर लगे हो, लेकिन हम दोनों अच्छा खासा तलवार चलाना जानते हैं। रॉल की बात सुनकर वेल कहता है, तुम ऐसा कहते हो, लेकिन कल तुम दोनों समंदर में काफी बेबस नजर आ रहे थे। जिसके जवाब में रॉल उससे कहता है, हमें इसका एहसास है और हम ये भी जानते हैं कि आज हम सिर्फ आप लोगों की वजह से जिंदा हैं। तभी वो वेल को देखकर सोचता है, इन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्हें देखकर ही मुझे समझ आ गया कि उनकी हर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और यूनिकली तेज थी। इन्होंने एक औरत होकर भी ऐसे स्किल्स को हाई लेवल पर मास्टर कर लिया। मैं उन्हें अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। गाइस, मुझे सच में वेल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा जहाँ भी जाता है लोग उसे लड़की समझ लेते हैं। आई गेस उन लोगों की भी कोई गलती नहीं, हमारा वेल है ही इतना प्यारा। खैर, वेल रॉल की बात सुनकर हंसकर कहता है, अच्छा है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है। जिसे ऐसे शो ऑफ करता देख बेस्टो उसे साइड आई देता है। फिर एंजो बेस्टो को देखकर कहता है, बाकी मर्सिनरीज उस पर्सन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। उनकी फिजिक और हैवी स्ट्राइक्स दोनों ही अमेजिंग थे। दूसरी मर्सिनरीज इनको मैच ही नहीं कर पाए। मैं वाकई उनसे ये सब सीखना चाहता हूँ। फिर एंजो उन्हें कहता है, क्या कैप्टन हमें पसंद नहीं करती? क्या इसीलिए वो आज हमसे मिलने भी नहीं आई? ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनकी नजर में हमारी कोई औकात नहीं होगी। जो सुनकर वेल मन में कहता है, बात बस इतनी है कि ये अभी एक 4 साल के बच्ची का दोपहर का नैप टाइम है। और वो उन्हें कहता है, चाहे कैप्टन तुम्हें पसंद करे या ना करे, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, लेकिन क्वीन ऑफ डेथ मेरी हर बात सुनती है, क्योंकि कैप्टन सबसे ज्यादा जिसे फेवर करती है वो वन एंड ओनली मैं ही हूँ। जिसे इतने डींगे मारते देख एंजो और रॉल दोनों बस हैरानी से उसे देख रहे थे। वेल की बातों से बेस्टो ऑफेंड होकर कहता है, तुम गलत हो वेल, जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो। कैप्टन सबसे ज्यादा मुझ पर रिलाई करती है। कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले कैप्टन मुझे ही ढूंढती है। सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार वो मुझसे ही करती है, समझे? पर हमारे ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी उनमें शामिल होते हुए कहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद इंसान तो मैं ही हूँ ना। तुम सालों के एक्सपीरियंस की कीमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओल्ड मैन को भी इन सब में ज्वाइन होता देख वेल चिढ़कर कहता है, ग्रैंडपा आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ग्रैंडपा ब्लश करते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ सच कह रहा था। जिसके जवाब में बेस्टो उससे कहता है, लेकिन ओल्ड मैन हम दोनों फ्रंटलाइन कॉम्बेटेंट्स है, इसीलिए हमारा कंट्रीब्यूशन अलग है। पीछे से रॉल और एंजो उन्हें आपस में ऐसे लड़ता देख रहे थे और वो शौक होकर सोचते हैं, सोचा जाए तो इतनी स्किल्ड मर्सिनरीज अपने कैप्टन का प्यार पाने के लिए आपस में बिल्कुल कंक्यूबाइन की तरह झगड़ रहे हैं। नेक्रोमेंसर किंग, क्या वो इतनी जबरदस्त लीडरशिप रखने वाली इंसान है? इधर हमारी टाई अपने सपनों की दुनिया में थी और सपने में बेस्टो उसे पूछ रहा था, टाई तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद
पसंद है? और वेल कहता है, जवाब दो बच्ची, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? ग्रैंडपा नॉर्डिस भी कहते हैं, एसटी अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। जिसके जवाब में हमारी टाई सपने में कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, टाई सबको प्यार करती है। उसी वक्त उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है और कमरे में कोई एंटर करता है और कोई धीमी आवाज से उसे सेवियर कहकर पुकार रहा था और उसकी आवाज से टाई की नींद टूट जाती है। वो कहती है, क्या ये क्या था? तभी हम उनके सामने एक डिवाइन बीइंग को देखते हैं। वो टाई को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरी सेवियर सी गॉड सेराडिन आपको ग्रीट करती है। टाई उसे देखकर एक्साइटेड होकर सोचती है, वाह ये तो एक प्रिंसेस है। सेराडिन कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपके प्यारी नींद से आपको जगाने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हाइबरनेशन में जाने से पहले मैं लाजमी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। टाई उससे कहती है, थैंक यू। और टाई को, पर आप टाई को थैंक यू क्यों कहोगे? टाई तो बस सो रही थी। जिसके जवाब में सेराडिन कहती है, कल रात आपने मुझे उस माना स्टोन से आजाद किया था जिसमें मैं ट्रैप हो गई थी। सेराडिन की बात सुनकर टाई सोचती है, कितनी स्ट्रेंज बात है, ये कैसे हो सकता है भला? मैजिक स्टोन के रेड के वक्त तो उसके अंदर मुझे कोई भी नहीं दिखा था। सेराडिन एक्सप्लेन करती है कि ये नेचुरल है कि आप मुझे देख नहीं पाए क्योंकि मैं ही वो माना स्टोन थी। जो सुनकर टाई शॉक होकर बोलती है, क्या कहा? प्रिंसेस खुद एक माना स्टोन थी? जिसके जवाब में सेराडिन उसे समझाकर कहती है, असल में मैं एक सी गॉडेस हूँ जो वेस्टर्न ओशन को रूल करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मैं एक स्पिरिट जैसी एग्जिस्टेंस हूँ। जो सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, क्या कहा? एक स्पिरिट? टाई सोचती है, स्पिरिट्स तो वही होते हैं ना जो यनवो के गेम्स में आते थे। उस गेम का नाम स्पिरिट रेजिंग स्टार था। यनवो का बड़ा भाई उसके लिए रोज नया स्किन खरीदता था, इसीलिए उसके फोन में बहुत सारे स्पिरिट्स थे। वो हर रोज मुझे उन स्पिरिट्स के बारे में डींगे मारता रहता था। कौन सोच सकता था कि वो स्पिरिट सच में एग्जिस्ट करते हैं? फिर सेराडिन कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन हम स्पिरिट्स के पावर का लाइफ सोर्स, नेचर और होलीनेस को संभालने वाली मदर ट्री एक दिन अपनी शक्ति खो बैठी। इस वजह से हम माना स्टोन में बदल गए। टाई उससे पूछती है, मदर ट्री ने अपनी शक्ति खो दी, पर क्यों? क्या उन्हें चोट लगी थी? लेकिन तभी सेराडिन के कुछ कहने से पहले ही वो गायब होने लग जाती है। सेराडिन खुद को गायब होता देख कहती है, अरे नहीं, लगता है मैंने बातें करने में बहुत देर लगा दी। वो उदास होकर कहती है, अब तो मेरे लिए अपना असली फॉर्म बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है। किसी पेड़ की जड़ें ही सड़ जाए तो सबसे पहले उसका पत्ता मुरझा ही जाता है। उसके बाद सेराडिन अपने मैजिक से टाई के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देती है। वो उसे स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ मेरी यानी सी गॉडेस सेराडिन के एसेंस से ही बन सकती है। पुराने वक्त में ह्यूमन इसे सैंक्टिटी ऑफ ऑब्लिवियन कहते थे। अगर आप इसे पहने हुए हाथ से किसी पर्सन को छुएंगे तो आप उस पर्सन की वो यादें मिटा सकते हैं जिसे आप मिटाना चाहते हो। टाई उस ब्यूटीफुल एम्यूलेट को देखकर शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होकर मन में कहती है, तो ये एक यादें मिटाने वाला ब्रेसलेट है। ये तो बिल्कुल लेजेंडरी लेवल आइटम है। सेराडिन उससे कहती है, ये जरूर आपके काम आएगा। और आखिरी बात, आपके बैग के अंदर जो यंग स्पिरिट है वही आपको उस इंसान तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। लगता है अभी वो भटक रहा है, लेकिन अगर वो आपके साथ रहा तो एक दिन लुकारियन की मदद से आप जरूर उसको ढूंढ लेंगे। ये कहकर सेराडिन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सेराडिन की बातें सुनकर टाई कहती है, ब्लैकी? तो ब्लैकी कोई पपेट मन नहीं था, बल्कि वो एक स्पिरिट है जो टाई को उसके डैडी को ढूंढने के लिए मदद करेगा। वेल, नेक्स्ट सीन में हम टाई को अपने नोटबुक में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिखते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका प्लान नंबर 1 था कि वो अपने डैडी से मिलेगी और फिर डैडी को अपने होम टाउन में खुश रखेगी। और प्लान नंबर 2 ब्लैकी और माना स्टोन की असली पहचान को पता लगाना था। वो कॉन्फिडेंट होकर सोचती है, हाँ डैडी को ढूंढने का प्लान तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम है ब्लैकी और माना स्टोन की सच्चाई जानना। तो मतलब एक मदर ट्री है और क्योंकि उसे चोट लगी है इसीलिए उसके बेबी स्पिरिट्स के पास भी पावर नहीं है। यही बात है ना? तो क्या सारे माना स्टोन स्पिरिट्स है? इस बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता। बाकी माना स्टोन में जिन्हें टाई ने प्यूरिफाई किया था उनके अंदर कोई नहीं था, तो शायद मुझे बाद में मदर ट्री को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि बाकी माना स्टोन में भी स्पिरिट्स है या नहीं। हो गया। उसके बाद टाई अपने नोटबुक को देखकर शांत होकर कुछ सोचने लग जाती है। उसको याद आता है जब किंडरगार्टन की टीचर उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, देखो तो टाई कितना अच्छा लिखती है। टाई के डैड टाई पर कितना प्राउड फील करते होंगे। वो उन्हें याद करके कहती है, मुझे फिर से किंडरगार्टन जाना है। मुझे मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल और ग्रैंडपा नॉर्डिस भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रूम नंबर 107 वाली दादी, रूम नंबर 203 वाली आंटी, मेरे किंडरगार्टन के दोस्त और टीचर की भी बहुत याद आती है। और उन सब लोगों को याद कर टाई रोने
लग जाती है। उसके बाद उसके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। वो वहाँ से उठकर कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे सबको बुलाना चाहिए कि जल्दी खाना खा लेते हैं। क्या गवर्नर ऑफिस का खाना और भी ज्यादा टेस्टी होता है? उसके बाद वो दरवाजा खोलकर बेस्टो और ओल्ड मैन नॉर्डिस को बुलाकर कहती है, मिस्टर बेस्टो, ग्रैंडपा, ब्रदर वेल, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। टाई कुछ सोच रही थी। और क्या आप लोगों को पता है वो माना स्टोन्स? लेकिन वो ये कहते कहते रुक जाती है और टाई को वहाँ पर देख के वेल की तो सांस ही अटक जाती है। वेल को कुछ ना बोलते देख टाई जब उसकी तरफ देखती है तो तीनों के तीनों सदमे में थे। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एंजो और रोल बहुत ज्यादा हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें वहाँ पर देख के हमारी टाई शॉक होकर कहती है, क्या मैजिस्ट्रेट के बेटे? उसके बाद वो सोचने लगी, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो यहाँ पर हमेशा नेक्रोमेंसर किंग बनकर रहना था। उसके बाद वेल तुरंत उसे गोदी पे उठा लेता है। फिर रॉल और एंजो को धमकाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से एक कदम भी मत हिलना, समझ गए? और तुम लोग यहाँ से अगर एक कदम भी हिले तो एगावर्ट में शामिल होने का सोचना भी मत। जो सुनकर रॉल और एंजो अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं और जल्दी से तीनों टाई को लेकर कमरे के अंदर घुस जाते हैं और रॉल और एंजो वहीं पर खड़े रह जाते हैं। फिर एंजो रॉल से कहता है, वो तो एक बच्ची थी ना, कल बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाया था, तो मुझे लगा उसने बस अपना भेस बदल के रखा होगा। जिसके जवाब में रॉल कहता है, हाँ देख के लग तो रहा है कि वो एक बच्ची है, ऊपर से वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं जो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। टाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे कहा गया था कि बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करनी है, लेकिन टाई थोड़ी देर के लिए भूल गई और ये सब हो गया। फिर वेल सोचने लगा, वैसे भी एक 4 साल की बच्ची कितनी देर तक और एक्टिंग कर सकती है, इसीलिए टाई को सबके सामने कम से कम लाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था और इन लोगों ने तो कभी इस चीज की पॉसिबिलिटी भी नहीं सोची थी। फिर बेस्टो मन में कहता है, ऑफ कोर्स इसमें टाई की कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि अब हम दोनों को कैसे मनाएंगे। फिर हमारी टाई रोते हुए सोचने लगी, अगर मैजिस्ट्रेट के बेटे टाई के बारे में र्यूमर्स फैला देंगे और फिर टाई मर्सनरी का काम ही ना कर पाई तो क्या होगा। हम टाई को इमेजिन करते हुए देखते हैं कि सिटीजन्स टाई के बारे में कह रहे थे कि क्या कहा, नेक्रोमेंसर किंग असल में एक 4 साल की बच्ची है, तुमने हम सबको धोखा दिया। फिर वो खुद को कैपिटल गेट के सामने भी इमेजिन करती है जब एक होली नाइट उससे चिल्लाकर कह रहा था कि मर्सनरी कॉर्प्स में बच्चों की कोई जगह नहीं होती, हमें एगावर्ट को लाजमी तौर पर डिसबैंड करना होगा। टाई वो सब इमेजिन कर मन में कहती है, नहीं, टाई डैडी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर ऐसा हो गया तो टाई ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी टाई को सेराडिन की बात याद आती है जब वो कह रही थी अगर वो इस ब्रेसलेट वाली हाथ से किसी को छू ले तो वो उस पर्सन की स्पेसिफिक यादें मिटा सकती है। सेराडिन की बातें याद करने के बाद टाई वेस्टो बेल और ग्रैंडपा नॉर्डिक से कहती है, क्या टाई को उन्हें खत्म कर देना चाहिए? जो सुनकर वो लोग कुछ ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। टाई उन्हें सीरियस होकर कहती है, क्या टाई को मैजिस्ट्रेट के बेटों की यादें हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए? टाई की ये बात सुनकर वो लोग कुछ और समझ लेते हैं और वो लोग तो सदमे में ही चले जाते हैं कि ये 4 साल की बच्ची आखिर अचानक इतनी वायलेंट कैसे हो गई। हम देखते हैं वेल डरकर टाई से कहता है, बिल्कुल नहीं, ओए बच्ची, क्या तुम पागल हो गई हो? चाहे मर्सनरीज हर तरह का काम बिना नखरे के करता हो, लेकिन कौन सा 4 साल का बच्चा ऐसा करता है? और पीछे तो बेस्टो अपना सिर ही पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये इसीलिए है क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा वायलेंस अपने लाइफ में देख चुके हैं। तभी टाई वहाँ से भागते हुए कहती है, लेकिन टाई को अपनी नई वाली शक्ति टेस्ट करनी है, अभी ही देखना होगा कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। और उसे यूँ भागता देख वेल तो अंदर तक कांप जाता है। तभी वो टाइटली टाई को पकड़ लेता है और उससे समझा कर कहता है, हे शॉर्टी, तुम्हें क्या हो गया? चाहे तुम कितने भी शरारती थे, तुम दिल के बहुत अच्छे बच्चे थे, ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रही हो? तभी टाई चिल्ला कर बोली, हे, मैंने कहा मुझे जाने दो। वेल भी चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी इंसान को मारते हुए नहीं देख सकता। और ये मारने की बात सुनकर टाई को बहुत बुरा सदमा लगता है। वो कांपते हुए वेल से कहती है, क्या कहा? टाई किसी को मारने जा रही है? टाई की बात सुनकर वो तीनों कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाते और वो लोग बोलते हैं, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर रही थी? तभी टाई ने सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था। वो सब सुनकर वेल बोलता है, तो तुम कह रही हो कि कल जिस माना स्टोन को हमने डिस्ट्रॉय किया था वो असल में एक स्पिरिट है और उसने तुम्हें आकर शुक्रिया अदा किया और जाते जाते उसने तुम्हें एक ब्रेसलेट भी दिया जिसका नाम है सैंक्टिटी ऑफ ऑब्लिवियन, जो किसी इंसान की यादें अपनी मर्जी के मुताबिक मिटा सकता है। फिर टाई एक्सप्लेन करते हुए कहती है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, वो एक चमकीले आँखों वाली प्रिंसेस स्पिरिट थी। उन्होंने बताया था कि उनका नाम सेराडिन है। वेल थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, सेराडिन, ये तो वही नाम है ना जिसके बारे में ग्रैंडपा नॉर्डिस ने हमें पहले बताया था। तभी बेस्टो भी कहता है, उन्होंने जरूर कहा था कि पर्ल सिटी को जो डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है वो
सेराडिन नाम का एक देवी का ही वरदान है। तभी ग्रैंडपा नॉर्डिस कहते हैं, बिल्कुल सही, सेराडिन पर्ल सिटी की स्थानीय देवी है जिसकी यहाँ पूजा की जाती है। तभी वेल एस्टी से कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो देवी सेराडिन माना स्टोन बन गई थी और तुमने उसे बाहर निकाला? टाई अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ देखो, ये सेंटिटी ऑफ ऑब्लिवियन उन्होंने मुझे ही दिया है। वेल उससे कहता है, वाह, पहले मरे हुए लोगों की आत्माएं और अभी ये एलिमेंटल स्पिरिट से भी बात करती है। तभी बेस्टो नॉर्डिक्स की तरफ मुड़कर कहता है, ग्रैंडपा, मुझे लगता है ये चीज। तभी नॉर्डिक्स टोकते हुए उससे कहता है, लगता है टाई ने एक आर्टिफैक्ट ढूंढ निकाला है। टाई शॉक होकर बोली, क्या एक आर्टिफैक्ट? वो क्या होता है? तभी ग्रैंडपा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक माना स्टोन को खत्म करने के बाद मॉन्स्टर्स के कोर की जगह हमें कोई और चीज मिलती है, उसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया में कोई भी मर्सिनरी ग्रुप किसी आर्टिफैक्ट को अपने पास नहीं रख सकता। ये बात सुनकर टाई अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, लेकिन टाई के पास तो ये ऑलरेडी है। तभी वेल उसे समझाकर कहता है, उनका मतलब ये है कि हायर अप्स वाले लोग उसे तुमसे छीन लेंगे। टाई कहती है, लेकिन ये तो टाई को प्रिंसेस ने गिफ्ट किया है। फिर वेल वेस्टो से कहता है, होली नाइट्स को भी अगर आर्टिफैक्ट मिलता है तो चर्च उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिसके जवाब में वेस्टो कहता है, सुना है वो लोग सारे आर्टिफैक्ट जमा कर लेते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मर्सिनरी ग्रुप को आर्टिफैक्ट मिला था और वो था फर्स्ट रैंकिंग रखने वाला ट्रेवेगा। लेकिन कहा गया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से उस आर्टिफैक्ट को चर्च को वापस कर दिया था। हालांकि लोगों को यकीन है कि वो बिल्कुल भी अपनी मर्जी से नहीं था। तभी वेस्टो सोचने लगा, देखा जाए तो पता नहीं चर्च ने उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला होगा, जबकि खुद ट्रेवेगा जैसे लोग जो अपने एक्सट्रीम एरोगेंस के लिए जाने जाते हैं उनको भी हायर अप्स की बात माननी पड़ी। फिर वेल कहता है, तो जाहिर सी बात है वो शॉटी का ब्रेसलेट भी जरूर से लेने की कोशिश करेंगे। और वेल की बात सुनकर टाई अपना हाथ छुपाकर कहती है, क्या कहा? ऐसा नहीं होने दे सकते। मुझे इस ब्रेसलेट की मदद से गवर्नर के बेटों की यादें मिटानी होगी। जिसके जवाब में वेल उससे कहता है, सही कहा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिलहाल सिर्फ एगवर्ट के लोग ही इस बात को जानते हैं। बच्ची, तो ये हमारे बीच एक सीक्रेट रहेगा। वो दोनों लड़के रॉल और एंजो वो एगवर्ट में शामिल होने के लिए हमारे पास आए थे। वेल की बात सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, क्या सच में? जिसके जवाब में वेल कहता है, हाँ, तो फिलहाल हम उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें तुम्हारी असली पहचान पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कभी लगे कि वो हमारा मर्सिनरी ग्रुप छोड़ के जाने वाले हैं या हमें धोखा देते हैं तो तुम उनकी तुम्हारे बारे में सारी यादें मिटा देना। इस तरीके से हमारा मर्सिनरी ग्रुप भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह तुम्हारी पहचान लीक होने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। तो कैसा लगा मेरा प्लान? क्या ये एक अच्छा प्लान नहीं है? जिसके जवाब में बेस्टो कहता है, मुझे तो ये काफी अच्छा आइडिया लगा। फिर टाई वेल को टोक कर कहती है, लेकिन अगर वो दोनों चुपके से भाग गए तो? टाई की बात सुनकर वेल लंबी सांस लेकर कहता है, सुनो बच्ची, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे स्केलेटन दोस्त या बोन फ्रेंड्स जो भी है उन्होंने अब तक सब बड़े काम किए हैं और हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ रैंडम लोग चुपके से भाग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा? तभी बेस्टो भी हामी भरते हुए कहता है, जो भी बिना बताए भागेगा हम एक एक को पकड़ के तुम्हारे सामने घसीट लाएंगे। फिर वेल कहता है, इसीलिए फिक्र मत करो समझी, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। उनकी बात सुनकर हमारी टाई खुश होकर कहती है, ठीक है बड़े भैया। इसके बाद हम फिर से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के रिसेप्शन रूम में देखते हैं और उन्होंने इस बार टाई को भी अपने साथ लाया था। तभी एंजो सिंसियरली कहता है, मैं समझ गया, तो लेडी एस्टी ने बहुत छोटी उम्र में माना अवेकन किया और डार्क एट्रीब्यूट की मेज बन गई। फिर रॉल कहता है, फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए अगर लोगों का ध्यान यंग लीडर पर गया तो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोग सामने आ सकते हैं। तो आप क्वीन ऑफ डेथ बनकर एक्टिंग कर रही थी, एक सन की आदमी जो 4 साल के बच्चे का भेस ले रखा है, यही बात है ना? फिर वो दोनों भाई टाई के क्यूटनेस से मिसमराइज होकर मन में कहते हैं, अभी सच जानने के बाद ये बच्ची तो हद से ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो हमें एक्सेप्ट करने के बदले हमारी यादों पे कंडीशनल मैजिक लगा दिया जाएगा ताकि लीडर की असली पहचान कभी सामने न आए। वेल उनकी बातें सुनकर मन में कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही टाई ने बेस्टो पर भी सेंसिटिव ऑफ ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करके दिखाया था कि ये कैसे काम करता है। इस ब्रेसलेट को टाई के अलावा और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। यादें मिटाने से पहले ये मैजिक कब एक्टिवेट होगा ये भी डिसाइड किया जा सकता है। और ये सब सोच के वेल को ठंडे पसीने आने लगते हैं और वो मन में कहता है, इतनी स्पेसिफिक मेमोरी भी मिटाई जा सकती है। यह आर्टिफैक्ट वाकई जबरदस्त है। अब समझ आ रहा है कि चर्च इसे हासिल करने के लिए इतना पागल क्यों बना हुआ था। तभी बेस्टो उनसे कहता है, हमारी तरफ से ज्वाइन करने की बस यही एक शर्त है, क्या आप लोग इससे सहमत हो? फिर वेल उन्हें डरा कर कहता है, हमने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई थी कि तुम्हें डरा सके, इसलिए अपना फैसला लेने से पहले एक बार फिर से
सोच लो। वेल को पागलों जैसा बिहेव करता देख टाई घबरा कर सोची, ब्रदर वेल आप बिल्कुल बुरे लोगों की तरह साउंड कर रहे हो। तभी रॉल उनसे कहता है हाँ बिल्कुल हम समझ गए, तो प्लीज हम पर वो मैजिक कास्ट कर दीजिए। फिर वेल बोलता है चलो शॉर्टी जाकर अपना काम कर दो। फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने छोटे छोटे हाथ रॉल के हाथों में रख देती है और आंखें बंद करते हुए मन में कहती है गवर्नर के बेटो टाई इसके लिए बहुत सॉरी है, टाई को माफ कर देना। और तभी टाई की सेंटिटी ऑफ ऑब्लिवियन की मैजिक नजर आती है और उसके आसपास उसका ऑरा छा जाता है। तभी वो रियलाइज करते हुए कहती है ये तो गवर्नर के बेटे की यादें हैं और ये उनकी टाई से जुड़ी हुई यादें हैं। क्या मुझे अभी इस पर एक कंडीशन सेट करना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे वेल और अंकल बेस्टो ने पहले कहा था, जब भी वो टाई से नफरत करेंगे या फिर एगावर्ट छोड़ देंगे तब वो टाई के पहचान से जुड़ी हुई सारी यादें भूल जाएंगे। और फाइनली टाई ने उस पर कंडीशनल मैजिक सेट कर दिया। तभी टाई अपना हाथ हटाते हुए कहती है हो गया। तभी रॉल खुश होकर कहता है सच कहूँ तो मैंने जैसा उम्मीद किया था वैसा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद एंजो भी कहता है प्लीज कमांडर मेरे ऊपर भी ये कर दीजिए, जिससे टाई भी एग्री करती है। तभी वो एंजो पर भी वो मैजिक कास्ट करने लग जाती है। उसके बाद वेल कहता है शॉर्टी क्या तुम मेरे ऊपर भी ये मैजिक कास्ट करोगी? जो अचानक से सुनकर टाई हैरान हो जाती है। वेल स्माइल करते हुए कहता है मैं तो कभी भी एगावर्ट छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इस बारे में परेशान हो तो तुम बेझिझक होकर मेरे ऊपर भी ये स्पेल कास्ट कर सकती हो। फिर बेस्टो भी अपना हाथ बढ़ाकर कहता है टाई तुम मेरे ऊपर भी ये स्पेल कास्ट कर सकती हो। वैसे भी मुझे लगता है कि इस मैजिक के एक्टिवेट होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी टाई उनकी बात सुनकर इमोशनल होकर मन में कहती है मिस्टर बेस्टो ब्रदर वेल वो लोग सच में टाई को एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन कंसिडर करते हैं। फिर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें कहती है हाँ हम सब ब्रदरहुड की कसम खा रहे हैं। फिर अचानक से वो ये नोटिस करती है कि ग्रैंडपा नॉर्डिक्स वहाँ नहीं है। फिर वो उनके बारे में सोचने लगी कि आखिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स नजर क्यों नहीं आ रहे? अभी कुछ देर पहले तो वो हमारे साथ ही थे। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई एसटी को बुलाता है। तो जब टाई पीछे मुड़कर देखती है तो वो ग्रैंडपा नॉर्डिक्स थे। टाई उनके पास जाते हुए कहती है ग्रैंडपा नॉर्डिक्स आप कहाँ चले गए थे? टाई आपको ढूंढ रही थी। ग्रैंडपा नॉर्डिक्स टाई को कहते हैं एसटी मैं काफी देर से इस बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है तुम्हारी असली पहचान एडमिनिस्ट्रेटर यानी मैरियना को बता देना चाहिए। जो सुनकर टाई कंफ्यूज होकर कहती है एडमिनिस्ट्रेटर को? पर क्यों? जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे हमेशा के लिए छुपा कर रखना मुमकिन नहीं होगा। अगर चर्च को पता चल गया कि तुम्हारे पास एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है तो वो तुम्हारी असली पहचान भी जरूर पता लगाने की कोशिश करेंगे। जो सब सुनकर टाई थोड़ा चौंक जाती है। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और अगर चर्च और इंपीरियल फैमिली दोनों का ध्यान तुम पर शिफ्ट हो गया तो तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे खुद को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टाई थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है टाई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स उसे समझाकर बोलते हैं टाई चलो इसे तुम्हारे उन पपेट मॉन के एग्जाम्पल से समझते हैं जो तुमने मुझे पहले बताया था। तुमने कहा था ना कि जो जितना ज्यादा ताकतवर पपेट मॉन को पकड़ेगा वो लोग उतने ही ताकतवर बन जाएंगे। जिसके जवाब में टाई एक्साइटेड होकर कहती है बिल्कुल ऐसा ही है और अगर लेजेंडरी पपेट मॉन मिल जाए तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जो सुनकर ओल्डमैन कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम एक लेजेंडरी पपेट मॉन हो तो लोग तुम्हें ही उस लेजेंडरी पपेट मॉन की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। जो सुनकर तो हमारी टाई दंग रह जाती है और मन में सोचने लगी क्या कहा? बिल्कुल टीम एक्स की तरह। फिर वो ओल्डमैन को डर डर कर बोलने लगी लेकिन टाई तो कोई पपेट मॉन नहीं है ना? कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पपेट मॉन की तरह भला कैसे पकड़ सकता है? जिसके जवाब में ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि टाई इस दुनिया में किसी इंसान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने के बहुत तरीके होते हैं। वो तुम्हारे अपनों को होस्टेस बना सकते हैं और तुम्हें धमका सकते हैं या हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्रग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी करके तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो क्या तुम अकेली उन सब का सामना कर पाओगी? जिसके जवाब में टाई उन्हें कहती है नहीं टाई ऐसा कैसे करेगी। जो सुनकर ओल्डमैन कहते हैं इसीलिए हमें मार्कस फैमिली की मदद की जरूरत है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मैरियन टाई का वहाँ बहुत खुशी से स्वागत करते हुए कहती है एगावर्ट के कैप्टन आपने कहा था कि
आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तभी वो लोग सारी बात मैरियने को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तभी मैरियने टाई को देखकर कहती है, तो आपने एगावर्ट के सारे मेंबर्स पर एक कंडीशनल मैजिक का इस्तेमाल किया है और जब तक आप अपने फादर को नहीं ढूंढ लेती और हालात शांत नहीं हो जाते तब तक आप अपनी पहचान छुपाए रखेंगे, यही बात है ना? जिसके जवाब में टाई हामी भरती है। तभी मैरियने टाई के पास आकर उसका हाथ थामते हुए उससे बोलती है, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करूंगी कैप्टन। जिसके जवाब में टाई बोलती है, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? जिसके जवाब में मैरियने कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे रहकर करना बेहतर होगा ताकि किसी का इस पर ध्यान न जाए, क्योंकि मेरे रॉल और एंजो ने आपको अपना कैप्टन चुना है, तो इसीलिए हम लोग भी अब एक ही कश्ती में हैं। अब से मैं भी आपको मेरे अपने बच्चे की तरह ही मानूंगी कैप्टन। ये कहकर वो टाई को अपने गले लगा लेती है, जिससे टाई थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी टाई पिछले दिनों को याद करने लगी जब पड़ोस वाली दादी ने उससे कहा था कि टाई तो वैसे भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिसके जवाब में पड़ोस वाली आंटी स्माइल करते हुए कहती है, अरे बिल्कुल, टाई तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी प्यारी बेटी। टाई मैरियने के मुँह से फैमिली के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर मैरियने उसे हौसला देते हुए कहती है, टाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आगे भी सब ठीक रहेगा, तुमने अभी तक बहुत कुछ सहा है ना? टाई रोकर मैरियने को कहती है कि हाँ, टाई पर्ल सिटी तक पूरा पैदल चल कर आई थी, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पैर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। और सच कहूँ तो जब हम समंदर में मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तब टाई को थोड़ा डर भी लग रहा था। मैरियने उसकी सारी शिकायतें अच्छे से सुन रही थी और उसे हौसला देकर कहती है, एक दिन मुझे उन बच्चों को दोबारा बैटलफील्ड में भेजना ही पड़ेगा। मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था, पर फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं डर बैठा था। इसीलिए ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वो दोनों आपके साथ एगावर्ट में रह सकते हैं। टाई अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए मैरियने को एंश्योर करते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, टाई बिग ब्रदर रॉल और बिग ब्रदर एंजो का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जिसके जवाब में मैरियने स्माइल करते हुए उससे कहती है, शुक्रिया आपका क्वीन ऑफ डेथ। उसके बाद वो फिर से अपने कमरे में वापस आ गई थी। टाई लेटे लेटे सोचने लगी, जैसा कि ग्रैंडपा ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटर को बताना सच में काफी अच्छा फैसला था। मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। कितना अच्छा होता ना अगर इस दुनिया में माना स्टोन होते ही नहीं तो। अगर ऐसा होता तो मिस्टर बेस्टो और एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। और ये सब सोचते सोचते हमारी टाई सो जाती है और ऐसे ही रात बीत जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टाई एक्साइटेड होकर कुछ देख रही थी और उसके पीछे एगावर्ट के सारे मेंबर्स थे। फिर वो एक कैरेज को देखते हैं। हमारी टाई उस बग्गी को देखकर कहती है, क्या ये सच में टाई के लिए है? जिसके जवाब में गवर्नर कहती है, ऑफ कोर्स, ये आपके लिए है। पर्ल सिटी के लिए कैप्टन ने जो कुछ किया है ये सब उसके सामने तो कुछ भी नहीं। उसका एहसान चुकाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तभी वेल वहाँ उस तरफ जाकर कहता है, हे बच्ची, वो मेरी सीट है, समझी? जिसके जवाब में टाई कहती है, जो पहले पकड़ेगा वो उसका हो जाएगा। उनकी छोटी मोटी नोकझोंक पीछे से वर्वल फैमिली भी खुश होकर देख रही थी। फिर मैरियने रॉल और एंजो से पूछती है, तुम लोग पॉपुलस आर्मरी डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो ना? जिसके जवाब में रॉल कहता है, हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई कस्टम मेड स्वर्ड बनवा लूंगा। मैरियने कहती है, क्या कहा? एक स्वर्ड? ऐसी बात है तो थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। उसे ऐसे जाता देख वो दोनों ठीक से कुछ समझ नहीं पाते। तभी मैरियने दौड़कर वहाँ एक स्वर्ड लेके आती है। वो कहती है, इस तलवार की ब्लेड की धार काफी डल हो गई है, शायद पिछली बैटल में इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैरियने उस स्वर्ड को रॉल को देकर कहती है, इसे ठीक करवा लेना और हमेशा इसे अपने साथ रखना। तुम भी अपने पापा की तरह लेफ्ट हैंडेड हो, है ना? तुम्हारे पापा भी नहीं चाहेंगे कि उनकी व्हील को आगे बढ़ाने वाली ये स्वर्ड बस किसी डिस्प्ले केस में सजा कर रख दिया जाए। और यहाँ हमें उनके पीछे एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। रॉल उस स्वर्ड को लेकर कहता है, जी मॉम, हम जल्दी लौटेंगे। उसके बाद वो लोग पॉपुलसा डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए टाई मैरियने को वेव करते हुए कहती है, मैजिस्ट्रेट, टाई फिर से आपसे मिलने आएगी। और मैरियने भी उसे स्माइल करते हुए बाय कहती है। फिर हम मैरियने को एक लेटर लिखते हुए देखते हैं। उस लेटर के कंटेंट में मैरियने लिखती है, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। मैं एक होली नाइट को ढूंढ रही हूँ, चाहे वो अभी मशहूर हो या पहले कभी पॉपुलर रहा हो या जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो। उस पर्सन के काले बाल है और उसकी आंखों का कलर ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। वो काफी सीरियस टाइप का है और बहुत कम बोलता है। उसका नाम भी काफी यूनिक है, इसलिए मुझे लगता है कि आप उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। इधर हम टेसिटन को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स को बेरहमी से मार रहा था और विक्टर टेसिटन को ऐसे देखकर कहता है, आज कैप्टन का मूड बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है वो काफी पीक कंडीशन में है। साइड में लिविया भी कहती है, एक केक को चींटियों की तरह मसल डालो। मैरियने अपने
अपने लेटर में आगे लिखती है, प्लीज इस पर्सन के बारे में जल्द से जल्द पता लगाइए, क्या इम्पीरियल कैपिटल में कोई किम योंग सो नाम का होली नाइट है। तभी हम देखते हैं वो लेटर एवरिल मेंशन में पहुंच चुका था और हम मैरियन की मदर को देखते हैं जो कह रही थी, क्या कहा, मैरियन का एक लेटर आया है, पता नहीं उस बच्ची को क्या बात करनी है। फिर हम मेगाबर्ट के बग्गी को देखते हैं जो कि पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर टाई ने रॉल और एंजो को अपने पापा का नाम बता दिया था। तभी टाई की बात सुनकर एंजो थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे कहता है, क्या कहा, किम योंग सो, पर इम्पीरियल कैपिटल में मैंने कभी इस नाम के किसी होली नाइट के बारे में नहीं सुना। जो सुनकर हमारी टाई हैरान हो जाती है और तभी गैरेज में थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है और बेस्टो टाई को कुछ ना बोलता देख उसके बारे में फिक्र कर रहा था और साइड में वेल भी कुछ नहीं कह पाता। तभी हमारी टाई उनसे कहती है, मैंने इस बारे में काफी सोचा पर मुझे लगता है कि डैड ने कभी भी टाई को अपना असली नाम बताया ही नहीं था। जो सुनकर गैरेज में खलबली मच जाती है और सब लोग शौक होकर कहते हैं, क्या कहा, ये तुम क्या कह रही हो। फिर टाई उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है, जब टाई किंडरगार्टन में थी एक बार हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर टीचर सबको कह रही थी, मेरे प्यारे काजू कतलियों, क्या सबने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली, तो चलो सब अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कल मैंने नोटबुक में जो सब लिखा था वो तुम सबने अपने मम्मी पापा को दिखाया था ना। अब तुम्हारे मम्मी पापा ने जो फैमिली नेम तुम्हारे लिए लिखा है उसे अपनी अपनी ड्राइंग पर एक एक करके लिखो। हम टाई को भी वहाँ पर देखते हैं जो उन्हें सुन रही थी। वो सबको अपने ड्राइंग के नीचे अपने अपने फैमिलीज के नाम को लिखता देख हैरान होकर सोचने लगी, सबके कितने लंबे लंबे नाम है। टाई ने भी अपने पापा को अच्छे से ड्रॉ कर लिया था। फिर टीचर उसके पास आकर बोलती है, देखे तो जरा कि हमारी टाई ने क्या लिखा है, क्या टाई ने अपने पापा का नाम लिखा है। टीचर की बात सुनकर टाई सोचने लगी, लेकिन डैडी को तो हमेशा से मैं डैडी बुलाती थी और आसपास के सारे लोग उन्हें रूम नंबर 106 वाले बैचलर करके बुलाते थे। कल रात डैडी तब घर आए जब टाई सो रही थी, इसलिए मैं उन्हें इस बारे में पूछना भूल गई। फिर टाई सैड होकर टीचर से कहती है, मुझे नहीं पता, हाँ मुझे पापा का नाम नहीं पता। तभी टीचर उसे सैड देखकर कहती है, ओ नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे टीचर के साथ मिलकर तुम्हारे डैड का नाम देखते हैं। टाई उनसे पूछती है, क्या मेरे पापा का नाम किंडरगार्टन में है, जिसके जवाब में वो कहती है, ऑफ कोर्स, जब तुम्हारा किंडरगार्टन में रजिस्टर किया गया था तब एक फॉर्म था जिसमें तुम्हारे डैड ने अपना नाम लिखा था। टीचर उसे वो पेपर दिखाकर कहती है, तो फिर देखते हैं, हमारी टाई पढ़ना जानती है ना, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे डैड का नाम लिखा है। टाई उसे पढ़कर कहती है, किम योंग सो। जो सुनकर वो टीचर कहती है, बिल्कुल सही, तो टाई के डैड का नाम किम योंग सो है। टाई अपने डैड का नाम पहली बार सुनकर खुश होकर सोचने लगी, किम योंग सो, तो डैड का नाम किम योंग सो है। फिर वो लोग वापस क्लासरूम में चले जाते हैं। तभी टाई प्रेजेंट टाइम में कहती है, उस दिन काफी दिनों बाद पहली बार डैड जल्दी घर आए थे। टाई ने बहुत प्राउडली डैडी को बताया कि उसने उसका नाम लिखा है। टाई की डैड टाई की ड्राइंग देखकर कहता है, मेरी प्रिंसेस, हाँ डैड का नाम किम योंग सो ही है। जिसके जवाब में टाई उनसे कहती है, लेकिन देखिए डैड, टाई तो सिर्फ टाई है, पर क्योंकि डैड का नाम किम योंग सो है, टीचर ने कहा कि मुझे इसे केमिस्ट्री लिखना चाहिए, इसलिए मैंने अपना सरनेम ऐसा लिखा। लेकिन इसके जवाब में टेसिटन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और देखने से लग रहा था कि वो ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है, हाँ फिलहाल इसे इसी तरह लिखते हैं, केमिस्ट्री तुम्हारा कोरिया वाला नाम है। और जो सुनकर टाई उनसे पूछती है, तो क्या टाई का कोई और नाम भी है, जिसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है, जब तुम अपने होम टाउन वापस जाओगी तब तुम्हारा सरनेम अलग होगा। टेसिटन की बात सुनकर टाई शौक होकर कहती है, तो क्या टाई किम नहीं बल्कि पार्क है। और टाई की बात सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे प्यार करने लग जाता है और उससे कहता है, ओ मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम बहुत प्यारी हो, चलो आज डैडी भी तुम्हारे साथ टैनी फैंग देखेंगे, तुम सबसे बेस्ट हो। टाई प्रेजेंट टाइम में उन्हें कहती है, उस वक्त मुझे उस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, काश मैंने तभी उनसे पूछ लिया होता, काश मैंने पूछा होता कि हमारे होम टाउन का सरनेम क्या है, तो शायद हमें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। और टाई की बात सुनकर तो सब लोग सैड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और हमारी टाई बेस्टो की गोदी में सड़क कर सो जाती है। फिर वेल सबसे कहता है, तो इस बच्चे के डैड की असली पहचान आखिर है क्या। एंजो भी कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया है क्या और वो कैसी जगह है। बेस्टो उसके जवाब में एंजो को कहता है, शायद ये जगह कोई छोटी सी रियासत होगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो अजीब सा बैग, अजीब सी लिखावट और बिल्कुल ही अलग तरह के कपड़े। फिलहाल सिर्फ एक बात पक्की है कि वो एक होली नाइट है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि हम उसे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। फिर वेल कहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उस बच्चे का डैड अपने मेमोरी से खो चुके हैं। फिलहाल हमें शक है कि उनकी यादें जिन कमीनों ने मिटाई है वो ल्यूमिनन फैमिली से ही
है, खासकर वेलेंटिस ल्यूमिनन। इसीलिए हम इम्पीरियल कैपिटल जाकर इस बारे में पता लगाने वाले हैं। तभी वेल की बात सुनकर एंजो उससे कहता है, क्या आपका मतलब फैमिली हेड यानी वेलेंटिस ल्यूमिनन से है? फिर वो सोचने लगा, लेकिन सारे होली नाइट्स उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हर टाइम बैटलफील्ड में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और उनके सारे बेटे भी बहुत ईमानदार होली नाइट्स हैं। बस उनके छोटे बेटे को छोड़कर किसी को उनके बारे में ठीक से पता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फैमिली में होली पावर के बजाय एक मैजिक पावर वाला बच्चा पैदा हुआ। क्या वो इतना नीचे तक गिर सकते हैं? ये सोचकर वो वेल से पूछता है, क्या आपको पक्का पता है कि उन्होंने कमांडर के फादर की यादों को मिटा दिया है? रॉल भी उसकी बातों से एग्री करते हुए कहता है, इस स्टोरी में पक्का कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वेलेंटिस ल्यूमिनन इस हद तक जाएगा। जिसके जवाब में वेल उनसे कहता है, किसी भी फैमिली के अंदर की सच्चाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके अंदर झांक के ना देखा जाए, समझे? तभी बेस्टो ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को बुलाकर कहता है, ओल्ड मैन नॉर्डिक्स, मुझे लगता है कि दाईं तरफ एक झील है, चलिए थोड़ी देर रुककर पानी की बोतल भर लेते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा बग्गी रोकते हैं। फिर बेस्टो बोतल भरने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी एंजो भी शर्मा कर कहता है, अच्छा तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए, एक्चुअली मुझे काफी देर से बाथरूम जाना था। तभी रॉल भी उसके पीछे ये कहकर जाने लगता है कि उसे भी बाहर जाना है। पीछे से वेल भी तिरछी नजरों से उनको देख रहा था। उसके बाद वो भी वहाँ से उठते हुए कहता है, अच्छा तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वेल को अपने साथ जाता देख रॉल ब्लश करते हुए कहता है, क्या कहा? पर कहाँ? अब कहाँ जाने वाली है? जिसके जवाब में वेल उसे अनबॉदर होकर कहता है, हल्का होने के लिए। और कहा? तभी वेल की बात सुनकर रॉल ब्लश करते हुए कहता है, क्या हल्का होने के लिए? वेल उसे पीछे से थपकी मारते हुए कहता है, तुम बहुत बोलते हो, चुपचाप चलो, समझे? क्या तुम यही खड़े होकर हल्का होना चाहते हो? मीनवाइल बेस्टो और एंजो लेक की तरफ एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। वेल उन लोगों को आसपास ना देखकर कहता है, अरे नहीं, तुम्हारे देर करने की वजह से हम पीछे रह गए। इस तरफ रॉल शॉक होकर ये सोचने लगा, क्या मर्सिनरीज मर्द और औरत का फिक्र किए बिना साथ में ही वॉशरूम यूज करते हैं? तभी वो हेजिटेट करते हुए कहता है, तो फिर हमें कम से कम ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ हम खुद को छुपा सके। ये झाड़ियाँ बहुत छोटी है और ये पेड़ भी बहुत पतले हैं। रॉल को इतना ऑकवर्ड एक्ट करता देख वेल उससे पूछता है, हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम शर्मा रहे हो? अब तो वैसे भी हम एक दूसरे की हर चीज देखने ही वाले हैं, तो तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? मैं और बेस्टो तो पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। इस काम में कभी कभी रास्ते के छोटे तालाब में ही जल्दी जल्दी में साथ साथ नहाना पड़ता है। और ये सब सोच के तो रॉल की सांसें ही अटक जाती है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या कहा? इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप सब लोग साथ में नहाते भी हो? वेल उससे बेझिझक होकर कहता है, और नहीं तो क्या? तो क्या हम एक दूसरे के नहाने का इंतजार करें? रॉल वेल की तरफ देखकर सोचने लगा, लेकिन वो तो एक औरत है ना, क्या उन्हें ऐसी जिंदगी जीने में बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता? वेल उसे समझाकर कहता है, मर्सिनरीज की जिंदगी में किसी आलीशान महल और हमेशा गर्म पानी की उम्मीद नहीं रख सकते यंग मास्टर। अरे ये जगह तो काफी अच्छी लग रही है। तभी रॉल अपने आप को संभालने के लिए खुद को थप्पड़ मारकर कहता है, हाँ मैं कौन होता हूँ एक मर्सिनरी की जिंदगी पर सवाल उठाने वाला? अब हम सब एक ही मर्सिनरीज के मेंबर्स हैं और वो मेरी सीनियर और मेरी मेंटर है। फिर वो उससे कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अभी बहुत ही मेच्योर एक्ट किया। तभी वेल हल्का होने के लिए अपने पैंट्स को खोलने लगता है, जो एकदम से देखकर रॉल चिल्लाकर कहता है, नहीं एक मिनट रुक जाइए। फिर भी ये इतना अचानक से कुछ ठीक नहीं लगता। तभी वेल अपना नल चालू कर देता है, जिससे शर्म के मारे रॉल अपनी आंखें ढक लेता है। पर रॉल को ऐसा करते देख वेल डिस्गस्टेड होकर उससे कहता है, नाइट ऑर्डर में होने के बावजूद तुम्हें बाथरूम एटिकेट तक नहीं पता? क्या तुम अपने सीनियर के चीज को भी इतने इंटेंस नजरों से घूरते रहते थे? पर वेल को देखकर तो बेचारा सदमे में ही चला जाता है। फिर वेल गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या पागल आदमी से पाला पड़ा है, कितना अजीब आदमी है। पर दोस्तों रॉल अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाया था। तभी वहाँ पर एंजो और बेस्टो भी आ जाते हैं। फिर एंजो उसे इस हालत में देखकर कहता है, ब्रदर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो। एंजो शर्मिंदा होकर मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो एक आदमी है। हम लोग देखते हैं वो लोग पॉपुलर सब वेपन डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर हमारी टाई एक्साइटेड होकर कहती है, वाओ यहाँ पे तो कितने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, पर उस चीज से काला धुआं क्यों आ रहा है? जिसके जवाब में ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्नेस है, जिसे फर्नेस ऑफ द बिगिनिंग कहा जाता है। जब अलग अलग ओर से हथियार बनाया जाता है या उनकी मरम्मत की जाती है तो उसमें से धुआं और भाप निकलता है। और टाई को तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी। फिर बेस्टो अपना वॉर हैमर निकाल कर कहता है, तो मैं अपने वॉर हैमर को रिपेयर करने के लिए दे आता हूँ। आप लोग तब तक विजिटर क्वार्टर्स में आराम कीजिए। जैसे ही मेंटेनेंस खत्म होगी हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए अपना सारा सामान मत खोलिएगा। बेस्टो की बात सुनकर टाई थोड़ा मायूस होकर कहता
कहती है, क्या हम इतनी जल्दी निकल जाएंगे? पर क्यों? हम तो यहाँ पर 4 रात गैरेज में सफर करके आए थे ना। जिसके जवाब में बेस्टो कहता है, यहाँ का फैक्ट्री मैनेजर अपने बनाए हुए वेपन्स पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है और उनका गुस्सा भी काफी मशहूर है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम उनसे ज्यादा इन्वॉल्व ना हो और हमारे लिए भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना अच्छा रहेगा। एसटी कंफ्यूज होकर सोचती है, क्या कहा फैक्ट्री मैनेजर? लगता है मिस्टर बेस्टो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उनका नाम तो काफी प्यारा है, पता नहीं क्यों वो उन्हें पसंद नहीं करते। तभी थोड़ी देर में बेस्टो अपना हैमर फैक्ट्री मैनेजर को देकर वापस आ गया था और वेल उससे चिल्ला कर कहता है, क्या कहा? उसने तुम्हें 2 महीने इंतजार करने को कहा? जिसके जवाब में बेस्टो मायूस होकर कहता है, पता नहीं मैंने इस बार ऐसा क्या कर डाला जिससे फैक्ट्री मैनेजर का मूड ट्रिगर हो गया। मैं यहाँ ऐसे ही 2 महीने के लिए नहीं रुक सकता था, तो इसीलिए मैंने उनसे अपना हथियार वापस मांग लिया। पर उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे बनाए हुए हथियार की मरम्मत कोई घटिया लोहार करे। वो गुस्से में मेरा वॉरहैमर भी सीधा ले गए। ये सब सुनकर वेल गुस्से में कहता है, उसने तुम्हारा वेपन ही रख लिया और तुम बस देखते ही रह गए। फिर टाई कंफ्यूज होकर रॉल से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिसके जवाब में रॉल कहता है, आर्मरी डिस्ट्रिक्ट का फैक्ट्री मैनेजर ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ खुद एम्परर भी कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर टाई हैरान होकर सोचने लगी, क्या कहा? खुद एम्परर भी नहीं? क्या फैक्ट्री मैनेजर भी इतने महान इंसान है, किंग से भी ज्यादा? फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स लंबी सांस लेकर बोलते हैं, कल मैं खुद फैक्ट्री मैनेजर से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर बेस्टो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या सच में ग्रैंडपा? जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं, तुम कह सकते हो कि मेरी उससे थोड़ी बहुत पहचान है, वैसे भी ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से उसका जिद ऐसे ही उड़नछू हो जाएगा। क्यों ना आज इस जगह में थोड़ा घूमा जाए? पता नहीं क्यों दोस्तों, ये ग्रैंडपा मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगते हैं। ग्रैंडपा की सजेशन सुनकर एंजो एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझे इस्तेमाल के लिए एक नई स्वॉर्ड ढूंढनी थी। जो सुनकर बेस्टो कहता है, तो फिर सब साथ में चलते हैं। ग्रैंडपा और टाई के लिए भी अच्छा होगा अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई छोटे हथियार चलाना सीख ले। बेस्टो की बात सुनकर टाई हैरानी से उससे पूछती है, क्या टाई को भी वेपन चाहिए? वेल बेस्टो को कंफ्यूज होकर कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? एक छोटे बच्चे के लिए वेपन? अगर वो उस चीज से खुद को चोट लगा बैठी तो क्या होगा? तभी बेस्टो उसे समझाने लग जाता है कि कोई छोटा सा पॉइजन नीडल लॉन्चर टाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो पूरी तरीके से शरीर को सुन कर दे। ये सब बातें सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, क्या कहा? पॉइजन नीडल? क्या ये डेंजरस नहीं है? बेस्टो की बात सुनकर वेल भी उससे एग्री करते हुए कहता है, हाँ अब सोचता हूँ तो बात सही लगती है, बहुत अच्छा आइडिया है बेस्टो। वेल को अपने बात से ऐसे पलटी मारते देख हमारी टाई शॉक हो जाती है और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये सच में बढ़िया है, 4 साल की उम्र पॉइजन गन चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी टाई रॉल और एंजो से भी पूछती है, क्या सच में ऐसा है? क्या बिग ब्रदर रॉल और बिग ब्रदर एंजो भी पॉइजन नीडल चलाते थे? तभी टाई की बात सुनकर एंजो हंसकर कहता है, नहीं, हम तो तलवार चलाते थे, लेकिन 7 साल की उम्र से। उन लोगों को इतना अनबॉदर्ड देखकर टाई होपलेस तरीके से उन लोगों को देख रही थी। पर तभी उसे गवर्नर की कही हुई बात याद आ जाती है, जब उन्होंने उससे कहा था कि अब से वो भी उसे अपने बच्चे जैसा मानेगी। और टाई ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि टाई रॉल और एंजो का अच्छे से ख्याल रखेगी और सबको प्रोटेक्ट करेगी। तभी टाई वो सब याद करके जोश में आकर ये ठान लेती है कि अब वो भी पॉइजन नीडल यूज करना सीखेगी। टाई दौड़ के अपने बैग के पास जाकर कहती है, 1 मिनट, अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि ग्रीम रेन ने मुझे शिप पर बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दिए थे, टाई इन सब का इस्तेमाल करेगी। और उसके बैग में तो बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। तभी वेल बेशर्मों की तरह उससे कहता है, मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, साइड में उन यंग मास्टर से हटकर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। और वेल की बात सुनकर एंजो और रॉल तो हंस ही देते हैं। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं, मैं भी इसके लिए मना नहीं करूँगा। फिर टाई डिटरमाइन होकर कहती है, अब से क्वीन ऑफ डेथ आप सबके लिए एक भरोसेमंद कमांडर बनेगी, क्योंकि अब हम सब एक फैमिली है, आप लोगों को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। टाई की बात सुनकर एंजो कहता है, क्या कहा? एक फैमिली? टाई उसे समझा कर कहती है, हाँ बिग ब्रदर एंजो, सिर्फ खून का रिश्ता ही फैमिली नहीं होता, दिल का रिश्ता भी परिवार होता है। यहाँ मौजूद सब लोग टाई की फैमिली है। वो मन में कहती है, रूम 107 वाली ग्रैंडमा भी मुझे रोज यही कहती थी। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आप सबके लिए 100 पॉइजन गन्स खरीदूंगी और आप सबको प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी को भी लड़ाई करते हुए चोट लग गई तो टाई को बहुत दुख होगा। टाई की बातें सुनकर लग रहा था कि हमारा वेल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी वो उससे कहता है, बच्चा
बच्ची, तुम सच में बेवकूफ हो क्या? कोई मर्सनरी बिना चोट खाए कैसे रह सकता है? तुम्हें याद नहीं, तुम खुद भी तो बाल बाल मुश्किल से बची थी। टाई उसके बात से ऑफेंड होकर कहती है, क्या कहा? टाई को बिग ब्रदर के मुकाबले काफी कम चोट लगती है, जिसके जवाब में वेल उससे कहता है, हाँ तो दूसरों के बजाय ये मेक श्योर करो कि बस तुम खुद को ऐसे चोट न लगा लो, समझी? तभी वो वहाँ से निकलते हुए उसे चिढ़ाकर कहती है, मैं खुद को चोट नहीं लगाने दूंगी, जो पहले चोट खाएगा वो एक बेवकूफ होगा। तभी वेल पीछे से कहता है, तुम भला स्क्वाड यूनिफॉर्म पहने बिना कहाँ भागे जा रही हो? इधर वापस आओ। अब तो यादें मिटाने वाली पावर मिलने के बाद ये तो और भी ज्यादा शरारतें कर रही है। तभी उन्हें देखकर एंजो कहता है, कमांडर सच में बहुत वार्म हार्टेड पर्सन है। फिर बेस्टो कहता है कि उन्हें चलना चाहिए। फिर सब लोग वेपन्स खरीदने के लिए निकल जाते हैं, पर ग्रैंडपा नॉर्डिस को यहाँ कुछ अनसेटलिंग लग रहा था। फिर हम देखते हैं सब लोग आर्मरी सेक्शन आ गए थे और वहाँ बहुत से और कस्टमर भी थे। वो शॉपिंग कार्ट में एक एक करके सारे जरूरी सामान लेने लगते हैं। फिर टाई एक रोप को भी वहाँ उसमें रखकर कहती है, इसे भी खरीद लेते हैं। जो देखकर वेल उससे पूछता है, तुम रस्सी भी क्यों ले रही हो? जिसके जवाब में टाई कहती है, ब्रदर वेल, क्या आपको ये भी नहीं पता, खिड़की से भागने के लिए हमें रस्सी चाहिए होती है। टाई की बात सुनकर वेल हैरान होकर कहता है, हम खिड़की से भागेंगे ही क्यों? उसी वक्त टाई की नजर एक आर्मर पर पड़ती है, जिससे एक रेड कलर का ऑरा निकल रहा था और डिस्प्ले में लिखा था कि उस आर्मर का नाम कोर क्रेजारिस है और ये देखने से काफी शानदार सा आर्मर लग रहा था। हमारी टाई उसे देखकर एक्साइटेड होकर कहती है, क्या कहा? द हार्ट ऑफ क्रेजारिस? टाई उस आर्मर की तरफ पॉइंट करते हुए वेल को कहती है, देखो ब्रदर वेल, ये कितना ज्यादा प्रिटी है। जिसके जवाब में वेल कहता है, हाँ ये है तो बहुत खूबसूरत। टाई उससे पूछती है, ये बहुत महंगा होगा ना? तभी वेल उससे कहता है, महंगा हो या सस्ता, ये चीज सेल के लिए नहीं है। ये बात सुनकर टाई डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, क्या? लेकिन ये तो बहुत प्रिटी है, मुझे ये चाहिए था। तभी वेल उसे समझाता है कि वो इतना बड़ा आर्मर लेकर क्या करेगी। जिसके जवाब में टाई कहती है, यहाँ लिखा है कि टाई भी इसे पहन सकती है। इसमें लिखा है कि पहनने वाले के हिसाब से इसका साइज और शेप बदल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तुम ही एगावर्ट के कमांडर नेक्रोमेंसर किंग हो ना? उन्हें अचानक वहाँ पर देखकर टाई और वेल कुछ समझ नहीं पाते और थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति छा जाती है। वेल उन्हें घूर के देख रहा था और साइड में एगावर्ट के बाकी मेंबर्स भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। टाई उन्हें कहती है, हाँ मैं ही नेक्रोमेंसर किंग हूँ, लेकिन क्यों? तभी वो कुछ देर पहले की बात याद करने लग जाता है, जहाँ पर सेंट्रल फर्नेस एरिया में वो फैक्ट्री मैनेजर को कह रहा था, एल्डर बेरुगन, आपने मुझे जो चीज जांच करने को कहा था वो मैंने कर लिया है। लोग कह रहे हैं बेस्टोपेरिक्स एगावर्ट के मेंबर्स के साथ आर्मरी गया है। लगता है फिलहाल के लिए वो नया हथियार लेने का सोच रहा है। तभी फैक्ट्री मैनेजर गुस्से से बेस्टो का वॉर हैमर पटकते हुए कहता है, उस नालायक इंसान को तो मार मार के कीमा बना देना चाहिए। उसका मेरे बनाए हुए वेपन्स को छोड़कर नया हथियार लेने की हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी उसे मेरी एग्जीबिशन एरिया से बाहर निकालो। एल्डर को इतने गुस्से में देखकर वो पर्सन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन एल्डर, पिछली बार से ही हम ऐसे बहुत सारे जरूरी कस्टमर को खो चुके हैं। तभी बेरुगन चिल्लाकर कहता है, कस्टमर जाए बाहर में, जो मेरी बनाई हुई चीज की कदर नहीं करता मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। अभी के अभी जाओ और उन सबको तुरंत बाहर निकालो। तभी बेरुगन की ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो आदमी उनसे कहता है, प्लीज आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए और जो भी हथियार आपने ट्रॉली में रखे हैं सब तुरंत वापस रख दीजिए। जो सुनकर टाई और बाकी सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो पर्सन टाई को गौर से देखकर सोचता है, मुझे धोखा नहीं खाना चाहिए। सामने वाले की असली शक्ल एक ऐसे आदमी की है जो पूरी तरह बालों से ढका हुआ है और वो किसी आम इंसान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये वही मशहूर नेक्रोमेंसर किंग है जो एक पूरा सन की इंसान है। एल्डर बेरुगन भी ना, हालांकि उनका गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पे रहता है, लेकिन उन्होंने कभी इतना बुरा एक्ट नहीं किया कि सारे कस्टमर को ही भगा दे। आखिर अचानक उनका बर्ताव ऐसा क्यों हो गया? तभी वो थोड़ी देर पहले लॉर्ड बेरुगन की कन्वर्सेशन को याद करने लग जाता है, जब वो सबको चिल्लाकर कह रहे थे कि अगर तुम लोगों ने अभी के अभी उन लोगों को बाहर नहीं निकाला तो तुम सबसे टॉप डिसिपल का दर्जा छीन लिया जाएगा। और एल्डर बेरुगन की ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वो सब बातें याद करके वो मन में कहता है कि 10 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं सिर्फ इस वजह से अपनी टॉप डिसिपल की क्वालिफिकेशन नहीं गवा सकता। इससे पहले कि इन मर्सिनरीज के साथ पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें कुछ न कुछ करके इन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। तभी वो असिस्टेंट उनसे उनका कार्ड छीनकर उस रस्सी को उनकी तरफ फेंक देता है। जल्दी से कार्ड हमें वापस दे दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उन्हें ऐसे उन पे सामान फेंकते देख वेल गुस्से से उन्हें चिल्लाकर कहता है, ओए तुम लोग भला ये क्या कर रहे हो? तुम लोग न सिर्फ हमें बाहर निकाल रहे हो बल्कि हमें कुछ खरीदने से भी मना कर रहे हो। आखिर कौन सी जगह अपने कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करते
जाते हैं। इस सिचुएशन को देखकर टाई पुराने बातों को याद करने लग जाती है। जब एक पेस्ट्री शॉप के शॉपकीपर ने उससे बहुत रूड तरीके से कहा था कि हे, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि बाहर निकलो, समझी? क्या तुमने यहाँ वो साइन बोर्ड नहीं देखा जिसमें लिखा है कि यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है? निकल जाओ। एक छोटी बच्ची से इतना रूड बर्ताव करने के बाद वो लड़की फोन में अपने लवर से दोबारा बात करने लग जाती है। वो फोन में भी उल्टे सीधे बातें करे जा रही थी। वो कहती है, हाँ ओप्पा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, सीरियसली। वो गली वाली किंडरगार्टन की बच्ची फिर से आ गई। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली बार उसने गंदे हाथों से शोकेस को छू दिया था और हर जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। वैसे ही बिजनेस खराब चल रहा है, ऊपर से ये सब कितना अनोइंग है। वो फिर से टाई से बाहर निकल जाने को कहती है, जिसके जवाब में हमारी टाई उसे बताती है कि लेकिन टाई के पास पैसे हैं। वो सोचने लगी, मैं बस वही चॉकलेट फ्लेवर खाना चाहती थी जो पिछली बार यूनवो की मम्मी मेरे लिए लाई थी। ये पॉकेट मनी मैंने बहुत संभाल के बचाई है और मेहनत से जमा की है। तभी टाई उस लड़की को कहती है, टाई शोर नहीं मचा रही, मैंने कुछ भी नहीं छुआ और इधर उधर भी नहीं भागा। टाई की बात सुनकर वो लड़की उसे चिल्लाकर कहती है, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा ना बाहर निकलो। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन भी टाई को बिल्कुल पहले की सिचुएशन की याद दिला रहा था। प्रेजेंट टाइम में वो आदमी उन लोगों से कहता है, चलो जल्दी करो और कार्ट हमें वापस दे दो। जिसके जवाब में टाई उन्हें पूछती है, क्यों? ना हम शोर मचा रहे थे, ना हमने कुछ गलत किया, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने इन सब के बारे में अपने पापा को बता दिया था। जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं, इसमें हमारी प्रिंसेस की कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया टाई। जो सुनकर टाई रोते हुए उससे कहती है, तो इसमें टाई की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जिसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है, कभी कभी बुरे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो किसी चीज से गुस्सा होते हैं और अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालते हैं जो उनके हिसाब से एक आसान टारगेट होता है। टाई सैड होकर कहती है, लेकिन फिर भी ये बहुत गलत बात है। टेसिटन उससे कहता है, बिल्कुल, इसलिए ऐसी नाइंसाफी को कभी ये सोचकर मत मना लेना कि ये नॉर्मल है। फिर टाई उसे पूछती है कि तो फिर टाई को क्या करना चाहिए? इसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी टाई। अगर कोई चीज गलत है तो तुम्हारे लिए उस चीज का विरोध करना बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट टाइम में टाई की बात सुनकर वो असिस्टेंट उसे समझाते हुए कहता है, मैं आप लोगों की फीलिंग अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ये एल्डर का फैसला है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। टाई उससे वो रस्सी खींचते हुए कहती है, ये बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। वो असिस्टेंट उसे ऐसे बिहेव करता देख कहता है, अरे इस बच्ची को अचानक से हुआ क्या है? टाई उन्हें कहती है, टाई भी इस बारे में जानती है, बुरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही इस जगह को नो किड्स जोन बना दोगे तो अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे? उन लोगों के साथ तो ये नाइंसाफी होगी। टाई को ऐसा एक्ट करते देख वेल उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए कमांडर, आप अचानक ये क्या कह रहे हैं? और ये नो किड्स जोन भला क्या चीज है? वो आदमी टाई को कहता है, अरे मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। तभी वो उससे चिल्लाकर कहती है कि नहीं, टाई इसे नहीं छोड़ेगी, इससे पहले तुम लोगों को मिस्टर बेस्टो का हैमर वापस देना चाहिए, यू डमी। तभी वो आदमी उससे वो रस्सी छीनकर कहता है, मैंने कहा ना इसे छोड़ो, जिससे हमारी टाई का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो सीधा क्रेजारिस आर्मर से टकरा जाती है और वेल उसे यूं गिरता देख उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। टाई की टक्कर की वजह से कोर क्रेजारिस डिसअसेंबल हो जाता है और आर्मर को टाई के ऊपर यूं गिरता देख बेस्टो और वेल की तो चीखें ही निकल जाती है और ग्रैंडपा एंजो और रॉल भी डर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं टाई नीचे गिर गई थी और उसके आसपास सारे आर्मर के पार्ट बिखरे हुए थे। टाई की ऐसी हालत देखकर वेल तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वेल ने तो उसका कॉलर भी पकड़ लिया था। वो बेचारा डर के मारे कहता है, अरे नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी दूर जाके गिर जाएगी। तभी वहाँ पे एल्डर वेरुगन आ जाते हैं और पैनिक करते हुए कहते हैं, क्या हार्ट ऑफ कोर क्रेजारिस? फिर वो पर्सन एल्डर को यहाँ अचानक देखकर डरते हुए कहता है, एल्डर आप यहाँ कब आए? तभी कोई चिल्ला कर कहता है, हे भगवान, क्रेजारिस का कोर ये तो आर्मर से गायब हो गया है। और ये सब देखकर एल्डर उन लोगों से चिल्ला कर कहता है, क्रेजारिस का कोर गायब हो गया? तुरंत आर्मरी हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दो और कोर को जल्दी से ढूंढो, जल्दी। वो लोग भी पैनिक में आते हुए कहते हैं, हाँ सर, हम अभी जाते हैं। तभी हमारा बेस्टो टाई के पास आकर कहता है, टाई क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में टाई कहती है, हाँ मिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने बैग के पास एक स्टोन को नोटिस करती है और तभी वो याद करने लग जाती है कि ये तो वही आर्मर वाला स्टोन है और उस स्टोन को सबको दिखाते हुए कहती है, देखिए क्या यही क्रेजारो का कोर है? और तभी वो स्टोन टाई के हाथ में ही अचानक से टूट जाता है। ये देख के तो एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी टाई कहती है, अचानक मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये देख के बेरुगन टाई के पास पैनिक में
में भागते हुए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये नज़ारा देखकर सारे के सारे लोग वहाँ बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं। उन लोगों को यूँ अचानक वहाँ से गायब होता देख बेस्टो की तो सांस ही अटक जाती है और ये चीज देखकर वेल और बाकी सब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें हमारी टाई को दिखाया जाता है और देखने से लग रहा था कि वो थोड़ी डरी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ज्यादा ही बिजली कड़क रही थी और जोरों की बारिश भी हो रही थी और तभी हम वहाँ बहुत सारे मॉडर्न व्हीकल्स को देखते हैं और जस्ट रोड के साइड में ही हम हमारी टाई को भी देखते हैं और देखने से लग रहा था कि वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो गई थी। तभी उस जगह को देखकर टाई हैरान होकर कहती है, ये कौन सी जगह है? क्या ये जगह कुजोंगनो है? इस जगह को पहचानते ही टाई भागकर कहीं पे जाने लग जाती है। तभी उसके साइड में रखा रेडियो अचानक से ऑन हो जाता है और उसमें कोई तो न्यूज चल रहा था। न्यूज में बोल रहे थे कि अभी तूफान के असर की वजह से देश के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाबारी और बारिश हो रही है। तभी टाई भागते हुए कहती है, ये सब काफी अजीब है। ये वही गली है जिसे टाई अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ये तो कुजोंगनो ही है, पर ये किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। पता नहीं कैसे पर सारी गलियां बदल गई है। अगर मैं इस मोड़ पे जाऊं तो यहाँ कोई और दुकान होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ तो फिर से रेडियो के पास वापस आ जाती हूँ। तभी टाई रोकर सबको याद करते हुए कहती है, मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल, ग्रैंडपा नॉर्डिक्स, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। तभी हम ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को देखते हैं जो टाई के बारे में बहुत फिक्र करते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? फैक्ट्री मैनेजर के कमांडर के पास जाते ही दोनों एक ही वक्त में अचानक से गायब हो गए। तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है, क्राजारिस, उन दोनों को क्राजारिस के डायमेंशन ने निगल लिया है। जो सुनकर वेल चिल्लाकर कहता है, डायमेंशन ने निगल लिया? तुम्हारा इससे भला क्या मतलब है? जरा ठीक से समझाओ। तभी वो पर्सन कांपते हुए कहता है, वो बात ये है कि क्या तुम लोग जानते हो कि क्राजारिस किस तरह का मॉन्स्टर था? वही जो 35 साल पहले यहाँ हमला करने आया था। क्राजारिस का नाम सुनते ही बेस्टो परेशान होकर कहता है, मैंने सुना था कि उसको सील करना बहुत मुश्किल था। जिसके जवाब में वो पर्सन कहता है, सिर्फ मुश्किल ही नहीं था, होली नाइट ऑर्डर का सेकंड डिवीजन पल भर में सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बनकर लौट आया था। वो लोग क्राजारिस के बनाए हुए उस डायमेंशन में फंस गए थे जो खुद स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डायमेंशन में घुसते ही सब लोग पागल हो जाते हैं और आखिर में एक दूसरे को ही मार डालते हैं। ये सब सुन के तो वेल अपना सर ही पकड़ लेता है और उससे पैनिक करते हुए कहता है, तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या आप कह रहे हो कि हमारे कमांडर भी उस डायमेंशन में मेल्ट हो जाएगी? तभी बेस्टो भी उन्हें कहता है, अगर वो चीज इतनी खतरनाक थी तो तुम लोगों को इस बारे में हमें पहले बताना चाहिए था, तो फिर हमारी कमांडर उसे छूती भी नहीं। तभी वो भी चिल्लाकर कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि क्राजारिस का कोर इतनी आसानी से टूटने वाली कोई चीज ही नहीं है। उस वक्त जिस लाल कोहरे ने 200 होली नाइट्स को निगल लिया था, उस क्राजारिस के डायमेंशन को चीर के जिंदा बाहर निकलने वाला सिर्फ वेलेंटिस ल्यूमिनन ही था। तभी उस पर्सन की बातें सुनकर बेस्टो और वेल हैरान होकर सोचने लगे, क्या कहा वेलेंटिस ल्यूमिनन? वो असिस्टेंट कंटिन्यू करते हुए कहता है, द हार्ट ऑफ क्राजारिस, जिसको खुद वेलेंटिस ल्यूमिनन ने फैक्ट्री मैनेजर को डोनेट किया था। एम्परर और बाकी सब ने खुद आगे बढ़कर कहा था कि उससे एक वेपन बनाया जाए। वो ऑर्डर मिलते ही फैक्ट्री मैनेजर ने कहा, जो चीज 200 लोगों को निगल गई हो उसका एसेंस अशुभ है, और उन्होंने इंपीरियल ऑर्डर का विरोध करते हुए उसे सीधा खोलते हुए भट्टी में फेंक दिया। लेकिन जहाँ सबने सोचा था कि वो मनहूस चीज बिल्कुल खत्म हो गई है, कुछ सालों बाद वही भट्टी पर बिल्कुल सही हालत में मिल गया और ये बात फैलते ही एक बार फिर से पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल हंगामा मच गया। चाहे एल्डर वेरोगन ने उसकी कितनी भी प्रोसेसिंग की हो, क्राजारिस का हार्ट बिना एक भी खरोच की बिल्कुल सलामत रहा। इसीलिए उनके पास हथियार बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन न सिर्फ ये कोर हथियार से बाहर निकल आया, लेकिन नेक्रोमेंसर किंग के हाथ में जाते ही वो चीज टूट गई और तो और उसने दोबारा से एक डायमेंशन भी बना लिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस हालत से हम लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने तुम लोग हो। इतने सालों में वो हथियार एक दो बार नहीं कई बार गिर चुका है। फिर वो इमोशनल होते हुए कहता है, हे, लोग कहते हैं कि नेक्रोमेंसर किंग एक महान आर्चमेज है। वो उल्टा उन पे ब्लेम करते हुए कहता है, इस पॉइंट में हमें भी शक होने लगा है कि शायद उन्होंने ही उसमें कुछ जादू किया है। उस डायमेंशन से निकलने का बस एक ही तरीका है, उसे अंदर से फाड़ देना। तो तुम लोग ही बताओ हम इस पोजीशन पे क्या करें? नेक्रोमेंसर किंग न्यू जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। हो सकता है कि वो भी ल्यूमिनन की तरह जिंदा लौट आए, लेकिन हमारे फैक्ट्री मैनेजर का क्या? वो क्या करेंगे? हमारे एल्डर तो लाश बन के ही लौटेंगे, है ना? और वो ये सब कहते कहते बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी वेल अपने
मन में कहता है क्या बकवास है, एक 4 साल की बच्ची भला इस चीज का सामना कैसे करेगी। तभी वेल ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं जब बाहर से डायमेंशन तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है तो हम आखिर क्या कर सकते हैं वेल। तभी वेल आज सुबह वाली बात याद करने लग जाता है जहाँ पर टाई कह रही थी कि वो लोग एक फैमिली है इसीलिए किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। ये सब सोचकर वेल चिल्लाकर कहता है फिर भी हम यूँ हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कम से कम कुछ तो करना ही होगा। तभी एंजो उन्हें सजेशन देते हुए कहता है मर्सिनरी यूनियन को एक रिक्वेस्ट भेजने का ख्याल कैसा रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी टाई को देखते हैं। तभी कोई उसे बुलाकर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया नेक्रोमेंसर किंग, आखिर तुमने क्रेजारिस के साथ क्या किया। तभी टाई पीछे मुड़कर देखती है तो वो लॉर्ड वेरुगन थे और उसके हाथ में टाई का बैग भी था। तभी फैक्ट्री मैनेजर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं ये मैं हूँ फैक्ट्री मैनेजर वेरुगन, ये डायमेंशन तुम्हारे थॉट से बना हुआ है ना। टाई थोड़ा झिझकते हुए उनसे कहती है क्या कहा डायमेंशन, तो क्या ये असली गुजोंगनो नहीं है। जिसके जवाब में वेरुगन कहते हैं हाँ टेक्निकली कहा जाए तो ये तुम्हारा इल्यूशन से बना हुआ एक स्पेस है, एक ऐसी जगह जो तुम्हारे अंदर के डर से बनी है। तभी वो अपने मन में कहता है जब क्रेजारिस का कोड टूट गया था और हम लाल कोहरे के घेरे में आ गए थे तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि हम डायमेंशन में फंसने वाले हैं। मैंने सोचा था क्रेजारिस जो लोगों को उनका सबसे बड़े डर को दिखाता है वो मुझे फिर से उस दिन में वापस भेज देगा, लेकिन लगता है मैं इस बारे में गलत था। ये जगह तो मेरे डर से बनी हुई नहीं है इसीलिए मैं नेक्रोमेंसर किंग को ढूंढने आया था। तभी हम प्रेजेंट टाइम में उसको देखते हैं जो कि टाई को देख रहा था, जहाँ पर टाई उससे पूछ रही थी फैक्ट्री मैनेजर तो फिर इसके निकलने से पहले हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जो सुनकर एल्डर उससे चिल्लाकर कहता है मुझे कैसे पता, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो और तुम्हारे अंदर का डर आखिर इतना अजीब क्यों दिखता है। डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ मौजूद स्पेस के कवर को ढूंढ के फाड़ना होगा, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। और ये अजीबोगरीब स्टाइल की इमारतें क्या है और ये चमकती हुई रोशनी के साथ गुजरते हुए डब्बे क्या है। फिर वो टाई को देखकर सोचता है हालत इतनी सीरियस है और ये लड़की बस यूं ही खड़ी होकर देख रही है। वो उसे चिल्लाकर कहते हैं जल्दी से बताओ हम आखिर कहाँ हैं। एल्डर को इतना गुस्से में देख हमारी टाई थोड़ा डर जाती है और वो रोने जैसा शक्ल बना लेती है। वो उनसे अपना बैग लेते हुए कहती है मुझे नहीं पता, टाई आपको नहीं बताएगी, फैक्ट्री मैनेजर को तो बिल्कुल नहीं। फिर वेरुगन चिढ़कर कहते हैं ए बच्ची क्या कहा तुमने। टाई भी कहा उसे छोड़ने वालों में से थी। वो गुस्से में उसे समझाती है वो देखो वो एक कार है समझे, और वो खम्बे जैसी चीज एक स्ट्रीट लाइट है। क्या फैक्ट्री मैनेजर को ये भी नहीं पता। और थोड़ा सुनिए पहले अगर आपने टाई को बाहर निकालने की कोशिश ना की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं और हमने तो कोई शरारत भी नहीं की थी। और ये आरोप उस पे लगता देख एल्डर शॉक होते हुए समझाने लग जाते हैं कि हे ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी असली पहचान आखिर क्या है। जो सुन के अब तक टाई जो कि बोले ही जा रही थी उसके मुंह पर ताला लग जाता है। तभी वेरुगन उससे निडर होकर कहता है चाहे मैं पॉपुलर में रहने वाला एक बुढ़ा आदमी ही क्यों ना हूँ, मैं दुनिया भर की अफवाहों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर आम मर्सनरी से 3 गुना ज्यादा माना है, या फिर तुम एक जालिम मेज हो जो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से लोगों के साथ खेलती है। लेकिन एक बात समझ लो मैं तुमसे नहीं डरता। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि क्रेजारिस के डोमेन के अंदर मैजिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तभी टाई ये नोटिस करती है कि फैक्ट्री मैनेजर के आसपास एक लाल टाइप का कोहरा फैल रहा है। एल्डर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं इसीलिए बेचारी बनने का नाटक छोड़ दो नेक्रोमेंसर किंग, सच सच बताओ तुमने क्रेजारिस का कोर कैसे तोड़ा और ये भी बताओ कि किसने तुम्हें क्रेजारिस के हार्ट को निशाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वेरुगन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे लगता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। और वेरुगन को अपना आपा खोता देखता है तो बिल्कुल डर जाती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।